Hello friends, myself Professor Rakesh Mishra. By qualification I am a chartered accountant and I welcome you all to JK Shah classes. I have been teaching this paper 4 law subject for more than 11 years. Okay, so this is a brief introduction I have given. खैर जो बच्चे मेरे already videos देख चुके हैं उनको already इस बारे में पता है. So now let's start with one of the very wonderful chapter, Securities Contract Regulation Act 1956. ऑब्वियसली इसके साथ साथ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स भी है जो मैंने अप्रोप्रिएट प्लेस पे कवर करके रखा है. अब जैसे कि आपको पता है एकदम सुपर क्विक रिवीजन हम लोग करने वाले हैं और इसमें मैं पढ़ाते टाइम इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपका मेजर सब कुछ कवर हो जाए. ऑब्वियसली 100% चीजें कवर नहीं होगी बट ऑलमोस्ट मैं सारी चीजें कवर करने का ट्राई करूंगा. मेजॉरिटी चीज और जितनी रेलेवेंट चीजें वो सारी कवर कर दूंगा जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. बट ये लगभग 90-95% कवरेज हो जाएगा जिसकी वजह से it will help you to do the things very fast. So let's start with this. Securities Contract Regulation Act 1956 क्या है ये? सबसे पहले ये फ्लो ऑफ चैप्टर है, ऑब्वियसली हम लोग ये डिस्कस करते करते ही देखेंगे. तो इसके बाद इसमें जो मैं पहला चीज डिस्कस करने वाला हूँ वो क्या है, एंड बिफोर डूइंग दैट डिस्कशन कुछ 2 मिनट का ब्रीफिंग देना चाहूंगा मैं. सी ये टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या कि स्टॉक एक्सचेंज को कैसे कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, कि स्टॉक एक्सचेंज को कैसे कंट्रोल किया जाता है. अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज को क्यों कंट्रोल करना है, इंटरमीडियरी है वो भी, और इंटरमीडियरी के लिए ऑलरेडी एक चैप्टर है सेबी एक्ट. तो जब सेबी एक्ट ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा था तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 क्यों आया. इनफैक्ट ये अदर वे राउंड है, एक्चुअली 1956 में ही ये एक्ट आ गया था. तो ये एक्ट पहले आया और सेबी एक्ट बाद में आया. लेकिन ये लॉ क्यों जरूरी है, इसको आइडियली दो एक्ट गवर्न कर जाता है. अगर तुम स्टॉक एक्सचेंज हो तो तुमको सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट गवर्न करेगा, संग संग तुमको स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेबी एक्ट भी गवर्न करेगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ इंटरमीडियरी नहीं है, बहुत बड़ा इंटरमीडियरी है. यहाँ पे कौन लिस्टेड है, यहाँ पे कंपनीज लिस्टेड है जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है. ठीक है, तो डोंट यू थिंक अगर इसने फ्रॉड किया इट कैन डैमेज इन्वेस्टर एट लार्ज, और इसीलिए ये लॉ है जहां पे स्पेसिफिकली फोकस स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने पे रखा जाता है. अब ये लॉ 1956 में आया तो 1956 में सेबी नहीं था और इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट. 1992 में जब सेबी बना तो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करने लगा, सेबी. तो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर्स सेबी को डेलीगेट कर दिए. और तुम देखिएगा तुम्हारे मॉड्यूल में बहुत जगह पे सेबी और ब्रैकेट में सीजी लिखा है या सीजी ब्रैकेट में सेबी लिखा है. तो तुम डरना मत, उन्होंने आईसीआई ने इंटरचेंजेबली यूज किया है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं. और रीजन आपको मैंने बता दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे जो सेबी का ऑब्जेक्टिव होगा वही इस टॉपिक का भी ऑब्जेक्टिव होगा. क्यों? क्योंकि ये भी वैसा ही है. लेकिन वहां पे क्या था, हमने क्या बोला, हमको इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है. अच्छा, इन्वेस्टर्स के राइट को क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करूंगा, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, अगर मैं इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करूंगा तो इन्वेस्टर्स विल फील प्रोटेक्टेड. अच्छा, इसका क्या एडवांटेज होगा, व्हेन द इन्वेस्टर्स विल फील प्रोटेक्टेड, इससे फायदा ये होगा कि इन्वेस्टर विल फील मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट. और अगर उन लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ऑब्वियसली तो स्टॉक मार्केट ग्रो होगा. और इसीलिए पहला क्या है, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर. दूसरा है टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज. ऑब्वियसली तो अगर मैं इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं तो मैं स्टॉक एक्सचेंज को क्या करूंगा, इसके लिए कंट्रोल करूंगा कि स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉड ना करे. और अगर स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉड नहीं करेगा तो इन्वेस्टर विल फील प्रोटेक्टेड, उन लोग इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में एंड इसकी वजह से पूरा सिक्योरिटी मार्केट क्या हो जाएगा, मेरा डेवलप हो जाएगा. तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जो सेबी एक्ट जैसा था तुम एकदम क्विकली चला गया. अब इसके बाद अगला आता है इशू ऑफ सिक्योरिटीज. अगर किसी भी कंपनी को पब्लिक को से पैसा रेज करना है तो वो सिक्योरिटी डायरेक्टली इशू नहीं कर सकता है, इट हैज टू रूट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. तो इसको ना मैं स्टोरी फॉर्म में तुमको पूरा लॉजिक भी बताऊंगा और याद भी करवा दूंगा. तो अगर किसी कंपनी को पैसा रेज करना है पब्लिक को तो डायरेक्टली पैसा पब्लिक को रेज नहीं कर सकता, इट हैज टू रूट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ये बात क्लियर हुआ. अब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बीच में आ गया मेरे बच्चों. तो 3 लोग हैं, एक क्या है, कंपनी है, लिस्ट जो कंपनी है, और एक तरफ पब्लिक और बीच में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और उसके थ्रू तुमको पैसा रेज करना है. इट वर्क्स लाइक अ फिल्टर सिस्टम. लेकिन अब मेरी बात समझो, तो अब ऐसे सोचना है कि अगर किसी को सिक्योरिटी इशू करना है तो डायरेक्टली नहीं इशू कर सकता, इट हैज टू डू थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. तो हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी का मतलब क्या है और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कैसे बनता है.
तो क्या इसे स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे। तो बेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या है, तो इन्होंने बोला सिक्योरिटीज एकदम ब्रॉड वर्ड है, इट इंक्लूड शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वारंट्स। शेयर्स आपको पता है, डिबेंचर्स आपको पता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट जब कुछ पर्टिकुलर चीज दिया जाता है, मतलब चार्ज के अगेंस्ट, दैट्स एन डिबेंचर। बॉन्ड भी बोल सकते हो, उसके ऊपर कूपन रेट रहता है इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट। एंड वारंट क्या होता है मेरे बच्चों, तो अगर शेयर्स के साथ एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दे देंगे और बोलेंगे एक्स प्राइस पे तुम लोग हम लोग को फ्यूचर में हम लोग मतलब लेट से 500-600 पे हम लोग तुमको फ्यूचर में शेयर्स इशू कर देंगे, तो ये जो ऑप्शन होता है इट्स लाइक वारंट ओनली। बट ऑप्शन कौन इशू करता है, आउटसाइडर, और वारंट कौन इशू करता है, कंपनी इटसेल्फ, जिस पे राइट रहता है कि गिवन प्राइस तुम शेयर फ्यूचर में बाई कर सकता है। तो ये चारों सिक्योरिटी के डेफिनेशन में। अच्छा, अगर तुम ये चारों इशू करना चाहते हो तो डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिक्योरिटी के डेफिनेशन में इट हैज टू बी रूटेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तुम मतलब कंपनी। फिर अगला है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आपको पता है व्हिच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट्स, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव। जैसे फ्यूचर ऑप्शंस हो गए आपके। अच्छा, अगर मैं इशू करना चाहता हूँ, विच इंक्लूड्स कमोडिटी डेरिवेटिव। व्हाट इज कमोडिटी डेरिवेटिव, जिसका वैल्यू किससे डिराइव होता है, अंडरलाइंग एसेट, और वहां पे क्या है, अंडरलाइंग एसेट कमोडिटी है। ये भी डायरेक्टली इशू नहीं कर सकते हो पब्लिक को, इट हैज टू बी रूटेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फिर बोलता है सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट, आरबीआई, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अच्छा, इसको ऐसे याद रखो ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखो। गवर्नमेंट सबसे बड़ा, उससे छोटा आरबीआई, उससे छोटा लोकल अथॉरिटी, फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या हो गया, LIC, IDFCI एक्सेट्रा। अच्छा मेरी बात सुनो ना, इनके लिए लेकिन एक्सेप्शन है, मतलब ये सिक्योरिटी के डेफिनेशन में है, बट इट कैन बी, एक्सेप्शन है कि इट कैन बी इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक। क्या बोला मैंने, इट्स एन एक्सेप्शन दैट इट कैन बी इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक। ये पब्लिक को डायरेक्टली इशू हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। तो इन लोग ने क्या बोला, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट, आरबीआई, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये कवर किया। और फिर एक्सेप्शन क्या है, इट कैन बी इशूड डायरेक्टली टू दी पब्लिक। आप पब्लिक को डायरेक्टली इशू कर सकते हो। ये क्यों एक्सेप्शन दिया, हम लोग ने ये लॉ क्यों बनाया था, ताकि किसी के बीच में फ्रॉड ना हो। अब मुझे बताओ, अगर कहीं पे भी स्टॉक एक्सचेंज पिक्चर में, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रॉड नहीं होगा, इसीलिए बोला कि स्टॉक, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कहने से वो तो ऑब्वियसली फ्रॉड नहीं करेगा, इसीलिए बोला डायरेक्टली इशू कर सकते हो। बाय द वे इसमें अभी एक अमेंडमेंट भी आया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, लेकिन मैं वो अमेंडमेंट अभी एज ऑफ नाउ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आरटीपी अगर रिलीज होगा ICAI का तो मैं उसमें मैं तुमको डिटेल में बता दूंगा, बट तुमने मॉड्यूल देखा होगा तो उसमें वो अमेंडमेंट कवर करके रखा है। अच्छा, फिर आता है सिक्योरिटीज इशूड बाय असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने सिक्योरिटी इशू किया है, वो भी डायरेक्टली इशू नहीं कर सकता। आपने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पढ़ा होगा, क्या था असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे बच्चों, बताइए। कहने से यहाँ पे क्या होता है, एक बैंक है जो अपना NPA असेट ARC को इशू करता है, और ARC डिस्काउंटेड प्राइस पे वो खरीदता है, लेकिन ARC क्या करता है, पब्लिक से, क्वालिफाइड बायर से पैसे रेज करता है। तो उस टाइम पे वो क्या इशू करता है, सिक्योरिटी रिसिप्ट। वो भी अगर वो इशू करना चाहता है, इट कैन नॉट बी इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक, इट हैज टू बी इशूड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये क्लियर हो गया। फिर अगला बोला सिक्योरिटीज इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड। सर ये क्या होता है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड, बताता हूं मैं तुमको, शांति से सुनना। ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड, सुनना एकदम अच्छे से। म्यूचुअल फंड क्या होता है, लोगों से पब्लिक से पैसे लेता है और अलग अलग शेयर डिबेंचर्स में इशू करता है, बॉन्ड्स में इशू करता है, और उनको यूनिट इशू करता है जिसने इन्वेस्ट किया है। और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इज मोर और लेस लाइक अ म्यूचुअल फंड ओनली। द ओनली थिंग इज दैट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जब 100 करोड़ से ज्यादा का होता है, रजिस्टर होता है, और इसका जो रिक्वायरमेंट है म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम होता है, बट नेचर उसका सेम है। तो ये पांचों अगर सिक्योरिटी इशू करना चाहते हैं, डायरेक्टली इशू नहीं कर सकते, इट हैज टू बी रूटेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। तो क्या बोला हम लोग ने, व्हाट इंक्लूड सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वारंट्स, डेरिवेटिव इंक्लूडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट, आरबीआई, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, लेकिन इट दैट कैन बी इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक, इसको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इशू करने की जरूरत नहीं है। देन सिक्योरिटीज इशूड बाय असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सिक्योरिटीज इशूड बाय म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अच्छा, गवर्नमेंट वाला छोड़ के बाकी जितने सिक्योरिटीज हैं, ये अगर आप इशू करना चाहते हो, इट कैन बी इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक, इट कैन नॉट बी इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक। अच्छा, तो बाकी सब डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं हो सकता है। अब दूसरा मैंने बोला इट हैज टू बी रूटेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो बेटा ये पढ़ने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो पहले तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब सारे फीचर्स बॉडी कॉर्पोरेट के, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, कैन सू, कैन बी सूड, कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम वगैरह। और ये क्यों बना है, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जो किसमें हेल्प करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज में। अब इसमें दो सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1, या तो
सीजी के अप्रूवल के बाद फॉर्म हुआ है या तो सीजी के अप्रूवल के बिना फॉर्म हुआ है। अगर सीजी के अप्रूवल के बिना फॉर्म हुआ है, एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज बनने के 3 तरीके होते हैं। पहले सीजी से अप्रूवल लेना होता है, फिर उसके बाद तुमको ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी करना होता है, उसके बाद तुम सीजी के पास जाते हो और सीजी से अप्रूवल ले लेते हो। अब समझो, पहले तुमने क्या किया बेटा, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी करने के लिए तुमने पहले सीजी से अप्रूवल लिया, फिर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी करके बॉडी कॉर्पोरेट बनाया। ये तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने बिना ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी अप्रूवल लिए, बिना सीजी से अप्रूवल लिए ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी किया और सीजी का और तुमने बॉडी कॉर्पोरेट बना लिया, तो इन लोग होता है इन दैट सिचुएशन इट विल बी इलीगल एसोसिएशन। इन दैट सिचुएशन व्हाट इट विल बी माय फ्रेंड्स, इलीगल एसोसिएशन। मतलब मैं ये बोलूं, अगर मैं एबीसी स्टॉक एक्सचेंज बना रहा हूं तो पहले मुझे सभी के सीजी के पास जाना है, सीजी को बोलना है मेरे को ये बॉडी कॉर्पोरेट बनाना है जो आगे जाके स्टॉक एक्सचेंज बनेगा। सीजी बोलेगा ठीक है जा। अब मैंने बॉडी कॉर्पोरेट इसके बाद अगर ऑर्गेनाइज करके बॉडी कॉर्पोरेट बनाया तो ठीक था, लेकिन अगर इसके बिना बना लिया तो इलीगल एसोसिएशन है, उसको तो बंद करना ही पड़ेगा। मान लो मैंने सीजी से अप्रूवल ले लिया है बॉडी कॉर्पोरेट बनाने के लिए, उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी किया और मैंने ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी किया और मैंने बॉडी कॉर्पोरेट बना लिया, लेकिन इसके बाद फिर से मुझे सेबी से भी अप्रूवल लेना होता है ताकि मैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बन जाऊं। अब मान लो मैं बीच में हूं, मैंने सीजी से अप्रूवल लिया, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी किया, बॉडी कॉर्पोरेट बनाया, लेकिन अभी तक सेबी से अप्रूवल नहीं लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं उससे मेरा अप्रूवल रिजेक्ट कर दिया, अभी तक मैंने सेबी से अप्रूवल ही नहीं लिया, इट इज पेंडिंग, तो मैं अनरिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज माना जाऊंगा, बट मैं इलीगल एसोसिएशन नहीं माना जाऊंगा। मतलब मेरा ये एग्जिस्टेंस लीगल है, बट मैं ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता या जो भी काम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को परमिटेड है वो नहीं कर सकता हूं, बट आई एम एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन। मैं सेबी के पास जा सकता हूं, एप्लीकेशन दे सकता हूं और रिकॉग्निशन ले सकता हूं। अच्छा, अगर मान लीजिए रिकॉग्निशन सेबी ने ग्रांट नहीं किया तो फिर सेबी ने अगर ग्रांट कर दिया, मतलब ये फाइनल स्टेज है, मैं सेबी के पास गया, उसको एप्लीकेशन दिया, सेबी ने रिकॉग्निशन ग्रांट कर दिया, अब मैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज माना जाऊंगा। अब मैं हर वो काम कर सकता हूं जो सेबी को अलाउड है, जो सीजी को अलाउड है, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को अलाउड है। तो अभी तक मैंने तुमको क्या पढ़ाया कि अगर किसी कंपनी को पब्लिक से पैसा रेज करना है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है। मतलब इफ एनी कंपनी वांट टू इशू सिक्योरिटीज तो डायरेक्टली पब्लिक से पैसा डायरेक्टली उनको सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकता है, इट हैज टू बी इशूड थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। फिर मैंने बोला कि सिक्योरिटीज क्या होता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वारंट, डेरिवेटिव इंक्लूडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट, आरबीआई, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बट ये वाला तुम डायरेक्टली इशू कर पाएगा, तुमको सीजी का अप्रूवल की जरूरत, मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, बाकी दोनों नहीं कर सकता है। फिर चौथा है सिक्योरिटीज इशूड बाय असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सिक्योरिटीज इशूड बाय म्यूचुअल फंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अच्छा, ये भी तुम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही कर सकता है। फिर मैंने बोला कि सिक्योरिटीज इशूड थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो इट इज अ स्टॉक एक्सचेंज व्हिच फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज फॉर्म्ड विदाउट सीजी अप्रूवल, तो इलीगल एसोसिएशन। फॉर्म्ड विद सीजी अप्रूवल, रिकॉग्निशन ग्रांटेड बाय सेबी, रिकॉग्निशन नॉट ग्रांटेड बाय सेबी। रिकॉग्निशन अभी तक ग्रांट नहीं किया सेबी ने तो अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, बट इट इज वैलिड फॉर रिकॉग्निशन, और रिकॉग्निशन ग्रांटेड बाय सेबी है तो इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इट इज वैलिड फॉर ऑल पर्पस। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि अगर सेबी ने मुझे रिकॉग्निशन दे दिया है, अब मेरे बात को समझो, अगर सेबी ने मेरे को रिकॉग्निशन दे दिया है तब तो मैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज माना जाऊंगा, बट देगा कब? ऑब्वियसली क्या नहीं से मेरे को सेबी के पास जाना पड़ेगा और एप्लीकेशंस वगैरह करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो अप्रूवल देगा। तो इसके प्रोसीजर क्या, अब हम वो पढ़ रहे हैं तो एकदम आराम से। अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज को अप्रूवल चाहिए सेबी के पास तो वो क्या देगा, एप्लीकेशन देगा। तो एप्लीकेशन के संग क्या देगा वो, तो अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग होना चाहता है तो उसको रिकॉग्नाइज, तो सेबी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा अलॉन्ग विद रूल्स एंड बायलॉज। ऑब्वियसली उसके लिए जो भी फीस होगा वो भी देना पड़ेगा। अब रूल्स एंड बायलॉज देना पड़ेगा, मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल टाइप की चीज हो गई। अब रूल्स में क्या क्या रहेगा बेटा, तो ऑफिस बेरर देयर फंक्शंस एंड रूल्स, मतलब क्या, स्टॉक एक्सचेंज के कौन कौन इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स है, उसके फंक्शंस क्या है, उनका रोल्स क्या है, वो बताना पड़ेगा। गवर्निंग बॉडी, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर, मतलब क्या हुआ, अब मैंने बताया मैंने स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म कर रहा हूं तो क्या नहीं, उसके इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स क्या है, उनके रूल्स क्या है। फिर गवर्निंग बॉडी मतलब लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या क्या पावर्स है उसके, मतलब कौन से टाइप के डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है क्या, वुमेन डायरेक्टर क्या, वो सारी चीजें, एंड उनके पावर्स क्या है, वो सारी चीजें। फिर ये दोनों पॉइंट तो जनरल एडमिन पीपल से रिलेटेड है जो कंट्रोल करने वाले स्टॉक एक्सचेंज को। अगला 2 पॉइंट पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या होता था पहले, मतलब जब ये लॉ 1956 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 आया, उसके पहले है ना, अगर तुम सोसाइटी है या तुम एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, स्टिल यू वर परमिटेड टू वर्क एज व्हाट, यू वर परमिटेड टू वर्क एज स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन जब ये लॉ आ गया तो इसके बाद इन्होंने बोला नहीं, ओनली अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन वर्क एज अ स्टॉक एक्सचेंज। अब प्रॉब्लम क्या है, ये लॉ आने के पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन था तो उसमें तो क्या नहीं से कोई स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कोई पार्टनरशिप फॉर्म भी उसका मेंबर बन सकता था,
जो ट्रेडिंग कर रहा था, पार्टनरशिप फॉर्म जो ट्रेडिंग कर रहा था वो भी उसका मेंबर बन सकता था। अब वो अगर उसका मेंबर होगा और हमें पता है कि क्या नहीं से पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट बिकम मेंबर इन अ कंपनी, तो प्रॉब्लम क्या आ जाता ना, तो प्रॉब्लम क्या आ जाता कि वो जो पहले मतलब 1956 के पहले जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी पार्टनर बोल के मतलब पार्टनर बोल के काम, पार्टनरशिप फॉर्म मेंबर बोल के काम कर रहा था एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, उनको निकलना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया, बोला देखो कोई बात नहीं, अगर तुम पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह है और तुम किसी स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर है तो तुम मेंबर कंटिन्यू कर सकता है। तो वही बोला एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एज अ मेंबर इन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो कहने से कैसे मेंबर बनेगा एंड उसका एक्सक्लूजन क्या होगा, कब निकाला जाएगा, कब सस्पेंड किया जाएगा, कब एक्सपेल किया जाएगा। और ऑब्वियसली अगर पार्टनरशिप फॉर्म तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कहने से वो पार्टनरशिप फॉर्म तो वोट नहीं करेगा, तो वोटिंग करने के लिए कौन सा पार्टनर जाएगा उस स्टॉक एक्सचेंज में वो भी बताना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब एकदम सिंपल है, याद रखना। देखो रूल्स में मैंने तुमको दो चीज कंट्रोल से रिलेटेड बताया, दो चीज पार्टनर अगर मेंबर बन रहा है स्टॉक एक्सचेंज में तो कैसे होगा वो बताया। तो पहला क्या बताया, ऑफिस बेरर देयर रूल्स एंड फंक्शन, गवर्निंग बॉडी देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर। फिर दो क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एज अ मेंबर इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फॉर्म इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद बायलॉज से रिलेटेड चीज बताया, उसमें तीन चीज बताया, लिस्टिंग से रिलेटेड, मेंबरशिप से रिलेटेड और ट्रेडिंग से रिलेटेड। नीचे दिया ट्रेडिंग। अब लिस्टिंग से रिलेटेड क्या क्या दिया है बायलॉज में, लिस्टिंग से रिलेटेड कंडीशन फॉर लिस्टिंग, कंडीशन फॉर लिस्टेड कंपनी। मतलब क्या, लिस्ट होने के पहले जो कंडीशन फॉलो करना है, लिस्ट होने के लिए जो कंडीशन फॉलो करना है वो बताएंगे, और लिस्ट होने के बाद जो कंडीशन फॉलो करना है वो बताएंगे। ऐसे समझो ना, आईसीडीआर है ना, इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जब पब्लिक इशू लाते हो तो उसके कंडीशन फॉलो करने होते हैं। पब्लिक इशू लाने के बाद तुमको एलओडीआर के फॉलो करने होते हैं कंडीशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा एलओडीआर तो जाके देख लीजिए। तो कंडीशन फॉर लिस्टिंग एंड कंडीशन फॉर लिस्टेड कंपनी, ये दोनों बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे फिर मेंबरशिप से रिलेटेड कि मतलब देखो, मान लो ब्रोकर मेंबर बन रहा है, ब्रोकर भी मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो अगर ब्रोकर मेंबर बन रहा है तो क्या कोई भी मेंबर बन जाएगा, आंसर इज नो। कैसे, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी एग्जाम है, जैसे एनसीएफएम है, नेशनल कमोडिटी फंड मार्केट, ऐसे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जो पास करने के बाद ही तुम ब्रोकर बन सकता है। तो एलिजिबिलिटी हो गया। अब हो सकता है बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा एलिजिबिलिटी से काम नहीं चलेगा, मेरे को साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो एंट्री क्राइटेरिया। फिर जब मेंबर बनने वाले रहोगे तो ऑब्वियसली मेंबर बनने के बाद मतलब तुमको ट्रांजैक्शन करने के पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, ऑब्वियसली, ताकि कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारे सिक्योरिटी डिपॉजिट से वो काटा जाए। फिर ट्रांजैक्शन होने के बाद एवरी ईयर मेंबर बने रहने के लिए मेंबरशिप फीस देना पड़ेगा, जैसे आईसीआई को आप लोग देते हो। फिर ऑब्वियसली हर साल का रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर तुमने इसमें कुछ भी डिफॉल्ट किया तो एक्सपल्शन। अब तुम्हारे याद रखने के लिए मैंने इसको सीक्वेंस में अरेंज किया, लाइफ साइकिल में। अगर किसी को मेंबर बनना है तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी एग्जाम लिखना पड़ेगा, फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मतलब एंट्री क्राइटेरिया। फिर उसके बाद मेंबर बन गया, ट्रांजैक्शन करने के पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन हो गया, ईयर एंड के बाद मेंबरशिप फीस, और उसके बाद ये सब का क्या मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। और अगर तुमने ये ठीक से मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा, एक्सपल्शन। फिर आता ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्या है वो, ट्रेडिंग आवर्स। ट्रांजैक्शन जब तुम कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसका स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा कि किस टाइम पे वो ट्रांजैक्शन करने वाला है। वो बोलेगा मैं रात में करना चाहता हूँ, नहीं, अब अलग अलग ऑब्वियसली इसका टाइम लिमिट बताया जाता है कि 3:30 तक तुम्हारा टाइम लिमिट है, समझ रहे हो ना, पता है ना तुमको, 9:15 से अपना स्टार्ट होता है, 9 अपना 3:30 तक जाता है। बोला ट्रेडिंग आवर्स दिया हुआ है, ये अगर तुमने उस ट्रेडिंग आवर्स में टाइम, वही टाइम तुमको डिसाइड करना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए, यू कैन नॉट डू सम अदर टाइम पे ट्रेडिंग, तो स्टॉक एक्सचेंज को वो बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये ट्रांजैक्शन करने के पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा कि वो अपने ब्रोकर से कितना सिक्योरिटी मार्जिन ले रहा है, सिक्योरिटी मार्जिन ले रहा है, या ब्रोकर क्लाइंट से कितना सिक्योरिटी मार्जिन ले रहा है। क्यों, गड़बड़ हुआ तो क्लाइंट ने बाद में बैकआउट किया तो सिक्योरिटी मार्जिन यूज किया जा सकता है फॉर सेफ्टी पर्पस। उसके बाद जब ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो फिर कितना ब्रोकरेज चार्ज करेगा, और लास्ट में ये जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है इसको वेबसाइट पे पब्लिश करना पड़ता है, पब्लिकेशन ऑफ डेटा। आप देखो ना, इसको लाइफ साइकिल में याद रखो ना। सबसे पहला क्या बोला इन्होंने, ट्रेडिंग आवर्स, ठीक है, ट्रेडिंग आवर्स डिसाइड होगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन के पहले सिक्योरिटी मार्जिन, ट्रांजैक्शन के बाद कहने से ब्रोकरेज, और ये सबका पब्लिकेशन ऑफ डेटा। अब ये तीनों तुम सीक्वेंस में याद रखो। बायलॉज में क्या क्या देना पड़ेगा, बायलॉज में सबसे पहले लिस्टिंग से रिलेटेड, फिर मेंबरशिप से रिलेटेड, फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड। लिस्टिंग से रिलेटेड कंडीशन फॉर लिस्टिंग, कंडीशन फॉर लिस्टेड कंपनी, ये भी लाइफ साइकिल में बताया। लिस्टिंग के लिए क्या कंडीशन, लिस्टिंग होने के बाद क्या कंडीशन। फिर मेंबरशिप से रिलेटेड लाइफ साइकिल में एलिजिबिलिटी, एंट्री, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेंबरशिप फीस, फिर रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स, एक्सपल्शन। और ट्रेडिंग आवर्स में ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेडिंग आवर्स, सिक्योरिटी मार्जिन, ब्रोकरेज, पब्लिकेशन ऑफ डेटा। और अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो तुमको पनिशमेंट वगैरह लगेगा, क्या क्या कॉन्ट्रावेंशन रहेगा बायलॉज वगैरह में, तो फाइन कितना लगेगा, एक्सपल्शन फ्रॉम मेंबरशिप, मेंबरशिप से एक्सपेल कब करा जाएगा, सस्पेंड कब किया जाएगा, ये सारी चीजें। ऑब्वियसली अगर तुमने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया तो फाइन लगेगा, या मेंबरशिप से निकाल दिया जाएगा, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, छोटी गलती है तो, ये सारी चीज क्लियर है।
अगला बोला है ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन। अब फ्लो साइकिल देखो, मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया तुमको कि सिक्योरिटी इशू करना है तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही कर सकते हो, फिर मैंने बताया सिक्योरिटी क्या होता है, फिर मैंने बताया स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उसमें मैंने तुमको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज बनने के लिए सेबी को रिकॉग्निशन देना है, उसके बाद मैंने बताया रिकॉग्निशन देते टाइम तुमको रूल्स एंड बायलॉज देना पड़ेगा, फिर मैंने बोला रूल्स एंड बायलॉज में क्या होना चाहिए, तो रूल्स में क्या होना चाहिए वो पढ़ाया, बायलॉज में क्या होना चाहिए वो पढ़ाया। अब तुमने सेबी को रूल्स एंड बायलॉज दे दिया, इसके बाद सेबी क्या करेगा, सेबी तुमको अप्रूवल देगा, लेकिन अप्रूवल देने के पहले सेबी विल वेरीफाई फ्यू थिंग्स। तो अप्रूवल देने के पहले सेबी क्या क्या वेरीफाई करेगा, तो सेबी शैल गिव रिकॉग्निशन इफ द गिवन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो सेबी क्या करेगा मेरे बच्चों, रिकॉग्निशन कब देगा, जब ये गिवन कंडीशंस क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। क्या क्या कंडीशन, इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब सेबी देखेगा कि अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज को अप्रूवल दे रहा हूं तो क्या इससे इन्वेस्टर्स का भला होगा, तो अच्छे लोगों को ही अप्रूवल देगा, पता चला वो स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉड करने वाला टाइप का है तो अप्रूवल नहीं देगा। दूसरा, रूल्स एंड बायलॉज आर सफिशिएंट इनफ फॉर फेयर ट्रेडिंग, मतलब क्या, रूल्स एंड बायलॉज लीनियंट होना चाहिए या रूल्स एंड बायलॉज स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो आंसर इज रूल्स एंड बायलॉज स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर रूल्स एंड बायलॉज स्ट्रिक्ट हुआ तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प फॉर अ फेयर ट्रेडिंग, ठीक है, वो जेन्युइन ट्रेडिंग हो पाएगा। तो एक बार मेरे साथ बोलो, तो क्या क्या चीज चेक करेगा सेबी, सेबी विल वेरीफाई, पहला नंबर 1 इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, नंबर 2 रूल्स एंड बायलॉज आर सफिशिएंट इनफ फॉर फेयर ट्रेडिंग। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जब ये चीज चेक कर लेगा तो सेबी अप्रूवल देने के पहले टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकता है। सेबी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकता है, सेबी सबसे पहले देखेगा क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, जैसे अगर कोई समझो ब्रोकर है, मेंबर बनना चाहता है तो उसके क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैनर ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या हुआ, अब ब्रोकर अगर इन्वेस्टर के साथ ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है तो नॉर्मली प्रिंसिपल एजेंट होता है, अगर वो चाहता है प्रिंसिपल हो तो राइटिंग में होना चाहिए। अच्छा, तो ये सारी चीजें वो चेक करेगा कि ये सब ठीक से हो रहा है कि नहीं। फिर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रोकर क्या क्या बुक्स मेंटेन करेगा एंड देयर ऑडिट बाय सीए, सीए कैसे ऑडिट करेगा। प्लस सेबी अपना रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर सकता है, मैक्सिमम 3 रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक एक्सचेंज पे चेक रखने के लिए कि कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। अभी याद रखना कितना सिंपल है, देखो लाइफ साइकिल में सबसे पहले अगर कोई सी स्टॉक एक्सचेंज को अप्रूवल देना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या देखेंगे, पहले तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, वो मेंबर कैसे टाइप के होने चाहिए तो उनका क्वालिफिकेशन, फिर वो मेंबर बन गए तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे क्लाइंट से, इन्वेस्टर से, तो कैसे करेंगे, तो मैनर ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया उसके बाद इन्होंने क्या बोला, उसके बाद बोला मैनर ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट के बाद कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स पिक्चर में आएंगे, मतलब सॉरी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया तो कौन से बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे जिससे पता चले कॉन्ट्रैक्ट सही है कि गलत है, और उसके बाद उसका ऑडिट कौन करेगा, सीए करेगा। तो ये सब लाइफ साइकिल में ही आ रहा है। अच्छा, इसके बाद लास्ट में बोला ये सब सही से हो रहा है कि नहीं, इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी अपॉइंट कर सकता है अपना रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक एक्सचेंज पे मैक्सिमम 3, और ये सब चीज फुलफिल हो गया तो सेबी कैन गिव रिकॉग्निशन बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके रिकॉग्निशन दे सकता है। क्लियर है ये, आगे बढ़ो। अगला रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स, ये क्या होता है, रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स, ये अब अच्छा इस टॉपिक में कुछ भी करता है ना सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट तो नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट के थ्रू ही करता है। ये क्या होता है, भारत का राजपत्र, तुम देखते हो ना लिखा रहता है, वही होता है नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई चीज अगर पब्लिक को बताना पड़ता है तो नोटिफिकेशन में डाल देता है ऑफिशियल गैजेट में, जो न्यूज़पेपर में ऐड होता है, और बाद में गवर्नमेंट मानती है कि ये चीज सारे पब्लिक को पता चल गया, ठीक है, तो तुम गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाता है वो सारा नोटिफिकेशन। अच्छा, इसके बाद क्या क्या रिकॉर्ड्स रिटर्न्स मेंटेन करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, तो बोला प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स एंड प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन एंड प्रिस्क्राइब्ड रिटर्न्स आर टू बी फाइल्ड। तो कैसे, प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन, रिकॉर्ड्स को क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, मेंटेन करना पड़ेगा, रिटर्न्स को क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड रिटर्न्स आर टू बी फाइल। रिकॉर्ड्स को क्या करना है, मेंटेन करना है, रिटर्न्स को क्या करना है, फाइल करना है। अच्छा, अब ये मैंने लाइफ साइकिल में अरेंज किया, एकदम आराम से याद हो जाएगा तुमको। अब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है तो कितने साल के लिए मेंटेन करना है, कम से कम 5 साल के लिए मेंटेन करना है। रिटर्न्स को फाइल करना है तो कभी ऑन और बिफोर 31 जनवरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल करना है, ठीक है। तो पहला लाइन ऐसे याद रखना, रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन, रिटर्न्स आर टू बी फाइल। तो रिकॉर्ड्स कितने साल मेंटेन करना है, 5 इयर्स। रिटर्न्स कब तक फाइल कर देना, बिफोर 31 जनवरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इसके बाद अब तुमने ये रिकॉर्ड्स और रिटर्न्स ठीक से फाइल किया कि नहीं, रिकॉर्ड्स ठीक से मेंटेन किया कि नहीं, इसका इंक्वायरी करवा सकता है सेबी, यस, सेबी कैन कंडक्ट इंक्वायरी। किसका कर सकता है, एक तो स्टॉक एक्सचेंज का और ब्रोकर का, मतलब स्टॉक एक्सचेंज और उसके मेंबर का कर सकता है। अच्छा, अगर चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज अगर सही है, मेंबर गड़बड़ कर रहा है तो सेबी कैन डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज आल्सो टू कंडक्ट इंक्वायरी टू द मेंबर, मतलब या तो सेबी बीएससी और बीएससी के ब्रोकर लोग का करेगा इंक्वायरी, या तो बीएससी को बोलेगा कि तू ही अपने ब्रोकर का इंक्वायरी कर ले। अच्छा, इसमें अगर गड़बड़ फाउंड होता है तो क्या लेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, ठीक है, अगेंस्ट स्टॉक एक्सचेंज एंड मेंबर, जो भी गलत होगा उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा। अच्छा, अब
अभी तक हमने सिर्फ इंक्वायरी की बात किया था, लेकिन इंक्वायरी में लग रहा है कुछ और ज्यादा डिटेल में पता करने की जरूरत है, तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी भी अपॉइंट कर सकता है। मे अपॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी व्हिच कैन डू अ डिटेल प्रोबिंग विथ अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट। और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास किसके पावर्स होंगे? सिविल कोर्ट। मतलब वो क्या कर सकता है? सम्मन कर सकता है, ओथ पे ले सकता है, राइटिंग में ले सकता है, डिस्कवरी ऑफ बुक्स कर सकता है, ये सारी चीजें। फिर अगर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट हुआ, उसके पास सिविल कोर्ट के पावर है, तो इट गोज विदाउट सेइंग कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके डायरेक्टर, सेक्रेटरी, एम्प्लॉइज आर अंडर ऑब्लिगेशन टू रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस टू इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। मतलब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो भी रीजनेबल हेल्प की जरूरत होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए या और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारे कंपनी के डायरेक्टर्स, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर, सेक्रेटरी, एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। अब ये याद रखना एकदम सिंपल है। देखो मैंने तुमको सबसे पहले क्या बताया कि तुमको प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, प्रिस्क्राइब रिटर्न्स फाइल करना है। प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स जब तुमको मेंटेन करना है, मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा मेरे बच्चों? कितने साल तक? 5 ईयर्स तक। और रिटर्न्स कब तक फाइल होगा? 31 जनवरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब तुमने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिया, रिटर्न्स फाइल कर दिया। अब ये तुम ये तुमने कर लिया, कितने साल के लिए करना है? 5 ईयर्स, और सीजी के उसको करना है। इसके बाद इसका क्या हो सकता है? इंक्वायरी कंडक्ट करवाया जा सकता है। अच्छा, इसका जब तुम इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है, मेरी बात को समझना अच्छे से, इसका जब तुम इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है तो तुम स्टॉक एक्सचेंज का भी कर सकता है, मेंबर का भी, और स्टॉक एक्सचेंज को बोल सकता है तू ही अपने मेंबर का कर ले। अच्छा, इसमें अगर गड़बड़ होता तो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, और अगर उनको लग रहा है इसमें और डिटेल में जाना तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर लेगा जिसके पास सिविल कोर्ट के पावर है। तो स्टॉक एक्सचेंज के जो भी डायरेक्टर, सेक्रेटरी, एम्प्लॉइज है, दे आर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस टू दीज पीपल। क्या एक बार रिकॉग्निशन दिया तो विड्रॉ किया जा सकता है क्या? विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, क्या एक बार रिकॉग्निशन दिया तो क्या विड्रॉल किया जा सकता है? आंसर इज यस। अगर आपने एक बार रिकॉग्निशन दिया तो यू कैन डेफिनेटली डू दी विड्रॉल ऑफ दैट रिकॉग्निशन। विड्रॉ कर सकता है सेबी, लेकिन कब करेगा? ऑब्वियसली जब कुछ गड़बड़ होगा। तो बोलता है अफेयर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज कंडक्टेड इन द मैनर व्हिच इज प्रीजुडिशियल। मतलब स्टॉक एक्सचेंज ऐसे काम कर रहा है जो हार्मफुल है। प्रीजुडिशियल का मतलब होता है हार्मफुल। प्रीजुडिशियल है किसके लिए? पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट जब बोला जाता है मतलब इट इज मोर और लेस लाइक यू कैन से इन्वेस्टर्स। और scheme of corporatization demutualization not submitted या scheme of corporatization demutualization is rejected। अच्छा, तुम्हें अभी पता नहीं है corporatization क्या होता है, demutualization क्या होता है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट अभी के लिए तुम ये समझो कि स्टॉक एक्सचेंज को scheme of corporatization demutualization बनाना होता है। तो या उसने बना के दिया ही नहीं सेबी को, या तो उसने दिया लेकिन सेबी ने रिजेक्ट कर दिया, उस केस में भी उसका लाइसेंस विड्रॉ हो जाएगा। क्या होता है ये? थोड़ी देर पेशेंस रखना। वैसे तुमको पता होगा, रिवीजन लेक्चर है तो तुमको पढ़ चुका होगा, बट मैं समझाऊंगा। अच्छा, इन दी अबव ग्राउंड सेबी मे विड्रॉ रिकॉग्निशन। लेकिन सेबी अगर रिकॉग्निशन विड्रॉ करेगा तो उसको पहले किसमें नोटिस देगा? रिटर्न नोटिस देगा। उसको रिटर्न नोटिस देगा और बोलेगा मैं तेरा रिकॉग्निशन क्या करने का सोच रहा हूँ? विड्रॉ करने का सोच रहा हूँ। ऑब्वियसली उसके बाद उसका अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आएगा, उसके बाद ही निकाला जाएगा। अगर सेबी ने उसके अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बाद डिसाइड किया कि उसका रिकॉग्निशन विड्रॉ करना है तो सेबी क्या करेगा? इशू कर देगा नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, तो ताकि सब पब्लिक को पता चल जाए कि स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस विड्रॉ हो चुका है और पब्लिक उस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कोई भी डीलिंग्स ना करे। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा विड्रॉल का? अगर विड्रॉ कर दिया तुमने, ठीक है, अगर तुमने विड्रॉ कर दिया तो व्हाट अबाउट द ट्रांजैक्शन व्हिच इज ऑलरेडी एंटर्ड? तो इन लोग बोल रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शंस एंटर कर लिया है दैट शैल रिमेन वैलिड। तो एक बार ट्रांजैक्शन एंटर कर दिया तो वैलिड रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रूल्स बाय स्टॉक एक्सचेंज इन रिलेशन टू वोटिंग राइट्स। अच्छा, वोटिंग राइट से रिलेटेड क्या क्या रूल्स इशू कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज, समझना। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है? नॉर्मली सब्जेक्ट मैटर ऑन विच अ मेंबर कैन वोट। नॉर्मली मेंबर कैन वोट ऑन एनी मैटर, बट अगर स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए कि किसी पर्टिकुलर मैटर पे सेबी अपना स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए कि किसी पर्टिकुलर मेंबर पे, किसी मैटर पे किसी मेंबर को वोटिंग राइट ना मिले, उस सिचुएशन में वो ये डाल सकता है। बट ये रूल्स में अगर वो चेंजेस लाना चाहता है तो उसको प्रायर अप्रूवल किसका लगेगा? सेबी का। मतलब अभी 1 2 3 4 मैं तुमको जितना भी पढ़ा रहा हूँ चारों पावर, वो एक्सरसाइज करने के लिए चारों केसेस में प्रायर अप्रूवल किसका लगेगा? सेबी का। तो पहला मैंने क्या बोला? अगर किसी मैटर पे अगर किसी मैटर पे स्टॉक एक्सचेंज चाहता है कि उसके किसी पर्टिकुलर मेंबर्स को मतलब मेंबर्स को वोटिंग राइट ना हो तो वो डाल सकता है, बट उसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी चाहिए। नॉर्मली ये सेंसिटिव मैटर्स के लिए होता है। या नंबर ऑफ वोट्स अ मेंबर कैन कास्ट। ये नॉर्मली मेंबर की वोटिंग कैसी होती है? 1 शेयर 1 वोट, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर किसी के पास 10 शेयर है तो उसको 10 शेयर के बराबर का वोट मिलेगा, और किसी के पास 1 शेयर है तो 1 शेयर के बराबर का। लेकिन किसी मैटर पे अगर स्टॉक एक्सचेंज चाहता है 1 मेंबर 1 वोट हो, मतलब 10 शेयर हो तुम्हारे पास या 1 शेयर हो, अगर तुम 1 मेंबर है तुमको 1 ही वोट मिलेगा, मतलब हर मेंबर को 1 वोट मिलेगा। अगर किसी मैटर पे ऐसा करना चाहता है तो उसको प्रायर अप्रूवल सेबी का लगेगा, बाद में वो रूल्स में चेंजेस कर सकता है और उसके बाद ये परमिटेड है।
नॉर्मली प्रॉक्सीज अलाउड है, प्रॉक्सी आपको पता होगा क्या होता है, अपने बिहाफ में किसी और को भेजना, तो अगर नॉर्मली प्रॉक्सी अलाउड है, लेकिन अगर कोई बहुत सीरियस इशू है उसमें स्टॉक एक्सचेंज चाहता है प्रॉक्सी अलाउड ना हो, उसमें स्टॉक एक्सचेंज चाहता है कि मेंबर खुद जाके वोटिंग करे, समझ रहे हो, मेंबर खुद जाके वोटिंग करे, तो वो बोल सकता है प्रॉक्सीज आर प्रोहिबिटेड, बट ये भी करने के लिए उसको सेबी का अप्रूवल चाहिए, सेबी के अप्रूवल के बाद वो रूल्स में चेंजेस कर सकता है, उसके बाद ये परमिटेड है। और इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम, किससे जुड़ा हुआ कि सब्जेक्ट मैटर ऑन व्हिच अ मेंबर कैन वोट, नंबर ऑफ वोट अ मेंबर कैन कास्ट, प्रोहिबिशन ऑफ वोटिंग थ्रू प्रॉक्सी, ये तीनों काम से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना चाहते हो तो तुमको इसके लिए उसमें चेंजेस करना चाहते हो तो इसके लिए तुमको सेबी का अप्रूवल चाहिए, उसके बाद तुम रूल्स में डालेगा, और सेबी तुमको अप्रूवल भी कैसे देगा, बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इश्यू डिस्कस कर रहा हूं, रूल्स बाय सेबी, ध्यान से सुनना, रूल्स बाय सेबी। सेबी सेबी रूल्स में क्या क्या ला सकता है, तो सेबी बाय एन ऑर्डर मे रिक्वायर स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड रूल्स, मतलब सेबी ऑर्डर कर सकता है, यहाँ पे तुम खुद नहीं अपने रूल्स में चेंजेस करना चाहता है, कौन चाहता है चेंजेस हो, सेबी चाहता है, और सेबी ने अगर तुमको ऑर्डर दिया है तो तुमको वो चेंजेस करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज को अपने रूल्स में कितने टाइम में चेंज कर लेना है, 2 मंथ्स में चेंज कर लेना है। सर स्टॉक एक्सचेंज अगर 2 मंथ में चेंज नहीं कर पाया तो 2 मंथ के बाद सेबी सुमोटो चेंज कर देगा। मैं क्या बोला, अगर स्टॉक एक्सचेंज 2 मंथ्स में चेंज नहीं कर पाया तो सेबी उसको सुमोटो चेंज कर देगा। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ 2 मंथ्स में सुमोटो चेंज कर देगा, अगर नहीं कर पाया तो सर इसमें तो उसने एसआर भी नहीं पास करेगा, सेबी बेटा अहम ब्रह्मास्मि है, मतलब ब्रह्मा है वो, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अगर 2 महीने में चेंज नहीं हुआ तो कोई एसआर फैसर नहीं चाहिए स्टॉक एक्सचेंज का, सेबी सीधा नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट डालेगा और बोलेगा तेरा रूल्स क्या हो गया, अमेंड हो गया। क्लियर है ये, मैं आगे बढ़ू, चलो नेक्स्ट पॉइंट, बायलॉज बाय सेबी। बायलॉज बाय सेबी, अगर सेबी के बायलॉज में चेंज हो रहा है, या तो किसी गवर्निंग बॉडी ने बोला है स्टॉक एक्सचेंज के, या तो सेबी को लग रहा है चेंज होना चाहिए तो सेबी उसमें चेंज कर सकता है। अच्छा, सेबी ने मान लो बायलॉज में चेंज कर दिया और जिस स्टॉक एक्सचेंज का बायलॉ चेंज हुआ है, क्या वो सेबी के पास रिव्यू के लिए फाइल कर सकता है? यस, विद इन 2 मंथ फाइल कर सकता है। मतलब मान लो मैं स्टॉक एक्सचेंज हूँ, मेरा बायलॉज चेंज कर दिया सेबी ने, अब मैं इससे खुश नहीं हूँ तो मैं सेबी के पास जा सकता हूँ और बोलूंगा सुनो ना, एक बार और सोच के देखो ना इसके बारे में, और ये मैं कितने टाइम में कर सकता हूँ, 2 मंथ में। अच्छा, यहाँ पे तुम सैट के पास नहीं जा रहे हो, हायर अथॉरिटी के पास नहीं जा रहे हो, तुम सेबी के पास ही जा रहे हो और उसको क्या बोल रहे हो कि इसके ऊपर आप रिव्यू करो, ठीक है। इसके बाद मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन, अब मैं तुमको इसका मतलब समझाता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन। सुनो, पहले क्या होता था, 1956 के भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये लॉ तो था ही नहीं, अब ये लॉ आया तो क्या बोला, बॉडी कॉर्पोरेट होना मैंडेटरी है, तो जो लोग बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं थे उनको बोला सेबी ने कि चल तू बॉडी कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हो जा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन। देखो ना, मेरा कॉर्पोरेटाइज हो रहा है, मैं कंपनी नहीं, मैं कॉर्पोरेट बन रहा हूं, तो मेरा कॉर्पोरेटाइज हो रहा है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन। अच्छा, डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है, तो पहले रूल था कोई ब्रोकर भी कहने से पूरा ब्रोकर ही लोग स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर होते थे। अब उन लोग ऑब्वियस सी बात है जो रूल्स बनाएंगे वो प्रो इन्वेस्टर होगा या प्रो ब्रोकर होगा, प्रो ब्रोकर होगा तो उन लोग सारा अपने बेनिफिट्स में रूल बनाते थे। तो गवर्नमेंट ने स्कीम लाया डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब होता है डिवाइड करना। यहाँ पे हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, वोटिंग राइट एंड ब्रोकिंग राइट। अच्छा, मतलब ब्रोकर के पास सिर्फ क्या रहेगा, ब्रोकिंग राइट, वो सिर्फ ब्रोकिंग का काम कर सकता है, और जो नॉन ब्रोकर रहेगा उसके पास वोटिंग राइट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो भी मीटिंग्स होगा उसमें वोट सिर्फ कौन डालेगा, नॉन ब्रोकर। लेकिन प्रॉब्लम था जब ये रूल आया तब ऑलमोस्ट सारे स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ ब्रोकर ही मेंबर थे, तो उनको 1 साल का टाइम दिया और बोला इतने शेयर्स तुम इश्यू करो आउटसाइडर्स को कि ब्रोकर का होल्डिंग मैक्सिमम 49% हो जाए और नॉन ब्रोकर का मिनिमम 51% होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन ब्रोकर का 51% से ज्यादा रह सकता है, यस, और ब्रोकर का 49% से कम रह सकता है, यस, बट ब्रोकर का 49% से ज्यादा नहीं रह सकता है, नॉन ब्रोकर का 51 से कम नहीं हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्रोकर का 49 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ब्रोकर के पास क्या रहेगा, ब्रोकिंग राइट, नॉन ब्रोकर के पास क्या रहेगा, वोटिंग राइट। अच्छा, ब्रोकर का मैक्सिमम होल्डिंग कितना हो सकता है, मैक्सिमम 49%, नॉन ब्रोकर का मिनिमम 51%। अच्छा, इसमें एक और बात बोलना है मेरे को तुमको, जो गवर्निंग बॉडी होंगे, ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूँ डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब कंट्रोल ब्रोकर से हटा के किसके पास जाना चाहिए, नॉन ब्रोकर के पास, नॉन ब्रोकर मेंबर के पास जो स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर है। अच्छा, अब किसके पास, नॉन ब्रोकर मेंबर के पास, तो कैसे जाएगा, तो इन्होंने बोला यार गवर्निंग बॉडी में, मतलब समझो मेरी बात, गवर्निंग बॉडी में मैक्सिमम 1/4 ही हो सकते हैं नॉन ब्रोकर। मतलब अगर टोटल 12 डायरेक्टर है तो सिर्फ 3 डायरेक्टर नॉन ब्रोकर रहेंगे,
मैं उल्टा बोल दिया, अगर 12 डायरेक्टर है तो सिर्फ 3 डायरेक्टर ब्रोकर रहेंगे, मतलब ब्रोकर का 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर 12 डायरेक्टर तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकते ब्रोकर के डायरेक्टर्स उसमें। अच्छा, नॉन ब्रोकर के मिनिमम 3/4 होने चाहिए, मतलब 12 में से कम 9 डायरेक्टर्स नॉन ब्रोकर के होने चाहिए। सर 9 से ज्यादा हो सकते हैं, यस, लेकिन 9 से कम नहीं हो सकते, और ब्रोकर का 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 से कम हो सकते हैं, ठीक है। अगला है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। समझो व्हाट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक एक्सचेंज के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे शेयर्स डिलीवर करना, जिसने खरीदा है उसको देना, जिसने खरीदा है सॉरी हाँ उसको शेयर्स देना, और उससे पैसा लेके जिसने बेचा है उसको देना। अब ये सारे काम अगर स्टॉक एक्सचेंज खुद करेगा तो स्टॉक एक्सचेंज थक जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, अपना सब्सिडरी बनाता है और सब्सिडरी को ये काम डेलीगेट कर देता है, और अपना मेन फोकस किस पे रखता है, बाकी सब चीजों पे। जैसे कंपनीज जो लिस्टेड है वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, अगर सेबी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगा है तो उसको टाइमली देना, ये सब काम पे। और ये जो मोनोटोनस वर्क होता है और जो इसका वॉल्यूम बहुत हाई होता है वो अपने सब्सिडरी को शिफ्ट कर देता है, जिसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे बीएससी ने भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बना के रखा है आईसीसीएल, तो ये इसको क्या बोलते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलते हैं। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, तो स्टॉक एक्सचेंज के पास परमिशन है कि वो अपना सब्सिडरी बना सकता है विच विल वर्क एज अ क्लियरिंग हाउस, ठीक है। मतलब वो सारा सेटलमेंट फंक्शन करेगा। ऑब्वियसली वो क्लियरिंग हाउस कौन से एक्ट में बनता है, कंपनीज एक्ट में बनता है। कौन से एक्ट में बनता है मेरे बच्चों, कंपनीज एक्ट में बनता है। और जितने सेटलमेंट फंक्शंस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, समझ लो, जितने सेटलमेंट फंक्शंस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो कौन डिस्चार्ज करता है, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डिस्चार्ज करता है, ठीक है। जैसे डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज हुआ, मेकिंग पेमेंट हुआ, ये सारी चीजें। फिर इन लोग ने क्या बोला है, लेकिन यार ऐसा नहीं है कि सेबी ने सीधा अपना स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म किया और सारा काम उसको डेलीगेट कर दिया, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा पहले कि जैसे सेबी इससे अप्रूवल ले लेगा, किससे, स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ले, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, स्टॉक एक्सचेंज सीधा डेलीगेट नहीं कर सकता अपना काम इसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, सेबी से अप्रूवल लेगा, सेबी के पास जाएगा, बोलेगा मैं ये ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस वाला कर दूं, ट्रांसफर कर दूं, सेबी बोलेगा हाँ कर दे, ट्रांसफर कर दे। एक बार ये अप्रूवल ले लिया उसके बाद ही वो अपने फंक्शंस क्लियरिंग हाउस को ट्रांसफर कर सकता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का नाम किससे एंड होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, क्लियर है ये। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 12 तक जो भी प्रोविजन स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेबल है वो सब क्लियरिंग हाउस को एप्लीकेबल होगा। सर हमें याद रखना है क्या, ये नहीं, तुमको ये नहीं याद रखना है कि सेक्शन 4 से सेक्शन 12 में क्या दिया हुआ है, तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि सेक्शन 4 से सेक्शन 12 जो भी प्रोविजन स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेबल है वो सारे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को भी एप्लीकेबल होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं, टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट क्यों करेगा, सुनो। अभी एक तो कॉमन सेंस है, अगर कंपनी कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है, ठीक है, जो मतलब कंपनी, मतलब जब मैं बोल रहा हूं तो स्टॉक एक्सचेंज का गवर्निंग बॉडी जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर ठीक से नहीं काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है विच इज प्रीजुडिशियल, जो हार्मफुल है, किसको हार्मफुल है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल है, उस केस में क्या होगा, उस केस में उसका मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेगा। कौन टेक ओवर कर लेगा, सेबी टेक ओवर कर लेगा। तो देखो ना यही दिया है, where the affairs of the company is conducted in such a way which is prejudicial to interest of the public के इंटरेस्ट को हार्मफुल है। तो सेबी क्या करेगा, मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी को रिमूव कर देगा, और ऑब्वियसली रिमूव करने के पहले क्या देगा उनको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब मेरी बात को अच्छे से सुनना यार, ये तो एक ग्राउंड हो गया। अब दूसरा ग्राउंड क्या है, अब समझना, अगर मान लो सेबी इनको निकाल देता है, मतलब इनके गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स को निकाल देता है, ऑब्वियसली अब स्टॉक एक्सचेंज को चलाने के लिए कोई लोग होने चाहिए, तो बोले कि उस केस में सेबी क्या करेगा, गवर्निंग बॉडी में अपने लोगों को अपॉइंट करेगा। मतलब जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है अब स्टॉक एक्सचेंज के, उसमें अब सेबी अपने लोगों को भेजेगा, बोलेगा जा तू मैनेज कर, ठीक है, तो उनको भेजेगा। और सेबी जब उनको भेजेगा तो किस लिए भेजेगा, स्टॉक एक्सचेंज को रन करने के लिए। उसके बाद क्या बोला, एक बार ऑब्वियसली उन लोग सब काम करना स्टार्ट कर देंगे, गवर्निंग बॉडी के मेंबर लोग काम करते जाएंगे, जब एक पर्टिकुलर पीरियड तक काम हो जाएगा, उनको लगता है चीजें सेटल डाउन हो गई है, तो क्या होगा, अब देखो सेबी अपने मेंबर्स को गवर्निंग बॉडी में लाइफ टाइम तो नहीं अपॉइंट करेगा, क्यों, स्टॉक एक्सचेंज कोई सेबी का बंदा नहीं है, प्राइवेट बॉडी है। तो डोंट यू थिंक ये कोई राजीव गांधी रोजगार योजना नहीं है कि सेबी ने भेज दिया, वो जिंदगी भर कंपनी में टिका के बैठे रहेंगे, नहीं, ऑब्वियसली दे हैव टू गो। तो इन लोग क्या बोलता है कि जब एक सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा ना, तो सेबी क्या करेगा, जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके मेंबर्स को, मतलब उनके शेयर होल्डर्स वगैरह को बोलेगा तुम लोग मीटिंग कंडक्ट करो, और मीटिंग कंडक्ट करके तुम लोग अपने मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी को अपॉइंट कर लो। इसको मैं लेमन वर्ड में बोलूं ना, तो क्या बोलेगा पता है, तुम अपने जो लोग होते हैं उनको गवर्निंग बॉडी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। तो ऑन डायरेक्शन ऑफ सेबी मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज शाल कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द
मीटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी, मतलब अपने डायरेक्टर्स को उसमें अपॉइंट कर लो। क्लियर हो गया ये। इसके बाद इन लोग क्या बोलते हैं, एक बार गवर्निंग बॉडी में मेंबर्स अपॉइंट हो गए, फिर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, तो बोलते हैं ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज द मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी शैल वैकेट द ऑफिस। मतलब क्या हुआ सर, इधर देखो, मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि एक बार ही तुमने गवर्निंग बॉडी में अपने लोगों को अपॉइंट कर लिया, मतलब किसने, स्टॉक एक्सचेंज, लेट्स से बीएससी ने अपने लोगों को अपॉइंट कर लिया, स्टॉक एक्सचेंज अपना डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया, तो सेबी ने जिनको अपॉइंट किया था वो लोग छोड़ के जाएंगे। अब इसको नटशेल में डालते हैं, नाम के लिए बोल रहा हूँ, मान लो बीएससी ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है विच इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, मतलब इन्वेस्टर्स, तो सेबी क्या करेगा, बीएससी के डायरेक्टर्स को निकाल देगा और अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा। अच्छा, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तो बीएससी के शेयर होल्डर को सेबी बोलेगा अच्छा कि तुम मीटिंग करो और अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लो। जब बीएससी के डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे उनके शेयर होल्डर्स द्वारा, तो सेबी ने जिनको अपॉइंट किया था वो डायरेक्टर्स छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, ये सब कैसे होगा भाई, इशूइंग नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट। ये मैंने बीएससी का सिर्फ एग्जांपल दिया है, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एक्सचेंज, बट एग्जांपल के लिए बोला। पावर टू सस्पेंड स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या स्टॉक एक्सचेंज को सस्पेंड किया जा सकता है क्या? देखो, मैं विड्रॉल की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस तो विड्रॉ करेगा या विड्रॉ करेगा, वो सारी चीजें तो बहुत बड़ी बात है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज के वर्किंग को सस्पेंड किया जा सकता है क्या, मतलब उनके लाइसेंस की विड्रॉल नहीं, सस्पेंड किया जा सकता है। बोले यस, सस्पेंड कर सकता है, मतलब उतने दिन तक, जब सस्पेंड किया है ये तब तक क्या नहीं से स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। तो बोले सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सस्पेंड कर सकता है। अच्छा, कितने दिन के लिए सीजी सस्पेंड कर सकता है? मैक्सिमम 7 डेज के लिए। कैसे करेगा सस्पेंड, मैंने क्या बोला था, इस टॉपिक में तुमको कुछ भी करना है, तुम बुम भी करेगा तो तुमको बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट ही करना है, तो तुम वैसे सस्पेंड कर देगा। सर 7 दिन खत्म हो गया और सीजी को वापस से सस्पेंड करना है, फिर से सस्पेंड कर सकता है, यस, लेकिन सीजी को वापस से ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब क्या नहीं, इन सिंपल लैंग्वेज एक बार में मैक्सिमम 7 डेज के लिए ही सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पावर टू इशू डायरेक्शंस। यहाँ पे कौन किसको डायरेक्शन इशू कर रहा है, तो सेबी इशू करेगा स्टॉक एक्सचेंज को। कैसे, ऐसा ही एक पॉइंट हम लोगों ने सेबी एक्ट में भी पढ़ा था कि सेबी डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन वहां पे इंटरमीडिएरी को देते थे। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएरी को कंट्रोल करना था। यहाँ पे किसको कंट्रोल करना है, स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज को देंगे। अच्छा, डायरेक्शन देने से क्या फायदा होगा, कहने से वो फ्रॉड नहीं करेगा इन्वेस्टर्स के साथ, तो इन्वेस्टर का राइट प्रोटेक्ट होगा, उसकी वजह से वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी मार्केट डेवलप होगा। तो देखो ना, सेम लिखा हुआ है। कहने से सेबी में इशू डायरेक्शन, क्यों डायरेक्शन इशू करेगा सेबी, तो बोले टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स का राइट प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो कैसे करेंगे, बाय प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंटरमीडियरी, और उससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। एकदम लाइन से, तो एक बार बिना देखे बोलो, क्या बोला, क्यों डायरेक्शन देगा, टू फॉर अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। उससे फायदा क्या होगा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, उसका राइट बढ़ेगा, प्रोटेक्ट होगा, तो लोग इन्वेस्ट करेगा, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी मार्केट क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? अगला, कॉन्ट्रैक्ट इन नोटिफाइड एरिया। ये अब क्या होता है ना, अगर सेबी को लगता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पे फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वैसे एरिया को सेबी क्या करता है, नोटिफाई कर देता है। अब सेबी ने अगर वैसे एरिया को नोटिफाई कर दिया, तो उस एरिया में ट्रांजैक्शन कैन बी कंडक्टेड ओनली अमंग और थ्रू मेंबर्स, या तो मेंबर्स के बीच में हो सकता है या तो मेंबर के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। तो इन लोगों ने यही बोला है। सर लेकिन अगर डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस हो गए तो फिर वो ट्रांजैक्शंस इलीगल माना जाएगा। क्लियर है? वो ट्रांजैक्शंस क्या माना जाएगा, इलीगल। तो 2 पॉइंट मेरे साथ बोलो, क्या बोला मैंने, सेबी को लगता है कि कोई एरिया में रिस्की बिजनेस होने के चांसेस है, मैनिपुलेशन होने के चांसेस है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा, वो किसी एरिया को नोटिफाई कर देगा। वो एरिया कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर लोकल लिमिट हो सकता है, पूरा स्टेट हो सकता है, और नोटिफाई कर दिया तो ट्रांजैक्शन कैन बी डन या तो मेंबर्स के बीच में या तो मेंबर्स के थ्रू ही हो सकता है। बोला अगर मेंबर्स के थ्रू नहीं कर रहे हो तुम ये ट्रांजैक्शन, तो उस केस में वो ट्रांजैक्शन इलीगल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। क्या माना जाएगा मेरे बच्चों, इलीगल। लेकिन ये जितने, अच्छा, ये जितना भी चीज डिसीजन लेगा सीजी, तो सीजी क्या देखेगा, पहले नेचर कैसा है ट्रांजैक्शन का, वॉल्यूम कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, ये सब कंसिडर करके करेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ये सब स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स को एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स है मेंबर के बीच में या मेंबर के थ्रू नहीं भी हो रहा है, फिर भी इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। क्लियर है ये? अगला, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग रिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग रिंग? सुनो, अब स्टॉक एक्सचेंज में सफिशिएंट जगह नहीं है, तो नॉर्मली क्या बोलते हैं कि यार अगर कोई ब्रोकर वगैरह है तो स्टॉक एक्सचेंज में ही बैठना चाहिए वो। लेकिन मान लो स्टॉक एक्सचेंज में सफिशिएंट जगह नहीं है, तो क्या ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बैठ सकता है क्या? तो यही बोला, यस,
आंसर क्या बोला है? यस। बोला है सेबी में अलाउ एडिशनल ट्रेडिंग रिंग आउटसाइड द नॉर्मल एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो जो अभी तुम देखते हो ना शेर खान वगैरह का जो रहता है, वो तो यार रोड साइड में भी लोग ये खोल के बैठे रहते हैं ना शॉप, तो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी बैठ सकते हैं, नॉर्मल एरिया ऑफ ऑपरेशन के बाहर भी बैठ सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये क्यों होता है? ताकि सफिशिएंट जगह नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, तो बाहर भी बैठेंगे तो चलेगा। और लेकिन ये करने के लिए उनको प्रायर अप्रूवल किसका लगेगा? तो उनको ये करने के लिए प्रायर अप्रूवल सेबी का लगेगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद मेरे को एक बात बोलना है, तो सर ये एडिशनल ट्रेडिंग रिंग होता क्या है? तो बोलता है इट्स अ ट्रेडिंग रिंग विच फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब कहने से अब वो बोल्ट होता है ना जिसके थ्रू बाइंग सेलिंग करते हैं, तो ब्रोकर वो लेके जहां पे बैठता है, दैट्स अ ट्रेडिंग रिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा? व्हाट इज स्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल ट्रेडिंग रिंग। तो अगर तुमको करना है ट्रेडिंग रिंग स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, नॉर्मल एरिया ऑफ ऑपरेशन के बाहर करना है, कर सकता है। किसका अप्रूवल चाहिए? सेबी का अप्रूवल चाहिए। करेक्ट है। अच्छा, अप्रूवल लेने के बाद तुम ये कर सकते हो। और ये इससे होता क्या है? ट्रेडिंग रिंग फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर है? अगला, मेंबर्स नॉट टू एक्ट एज प्रिंसिपल। ये मेंबर्स और नॉन मेंबर के बीच में क्या रिश्ता होता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर क्या है ये? मतलब ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच में क्या रिलेशन होता है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन होता है। मतलब क्या? ब्रोकर इन्वेस्टर जो भी बोलेगा ब्रोकर को वैसे ही करना है। अगर इन्वेस्टर ब्रोकर को बोलेगा खरीद, तो ब्रोकर को खरीदना पड़ेगा। इन्वेस्टर ब्रोकर को बोलेगा बेच, तो ब्रोकर को बेचना पड़ेगा। तो यही बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर मान लो मेंबर चाहता है, मतलब अपना इन्वेस्टर चाहता है कि ब्रोकर प्रिंसिपल तरीके से काम करे। मतलब क्या? मतलब इन्वेस्टर से बिना पूछे ब्रोकर अपने डिसीजन से बाइंग सेलिंग करे। हो सकता है इन्वेस्टर को ज्यादा नॉलेज ना हो और वो चाहता है कि ब्रोकर अपने मर्जी से बाइंग सेलिंग करे, तो उसको रिटर्न अप्रूवल देना पड़ेगा। किसको रिटर्न अप्रूवल देना पड़ेगा? ब्रोकर को इन्वेस्टर रिटर्न अप्रूवल देना पड़ेगा। तो तुम देखो ना, यहाँ पे ये चीज हम लोग ने कवर करा है। क्या बोला है कि मेंबर एंड इन्वेस्टर कौन सा रिलेशन हो सकता है? प्रिंसिपल रिलेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये करना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा इन्वेस्टर को। किसको रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा? मेंबर को रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा। अच्छा, इन लोग ने फिर इसके बाद क्या बोला है? एक ब्रोकर और दूसरे ब्रोकर के बीच में क्या प्रिंसिपल रिलेशन हो सकता है? और क्या अगर है तो उसके लिए रिटर्न अप्रूवल चाहिए? तो गवर्नमेंट बोलता है हमें इससे कोई लेना देना नहीं। देखो, हमारा काम क्या है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का। तो हमने इन्वेस्टर के लिए तुमको बता दिया। हाँ, एक मेंबर का दूसरे मेंबर से ब्रोकर रिलेशन हो, प्रिंसिपल रिलेशन हो, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टली हो सकता है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या बोला? ये जैसे पिछले बार मैंने तुमको क्या बोला था, इधर देखो, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कहने से वो सेम पॉइंट यहाँ पे भी आएगा। कहने से अगर स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक मेंबर अपना नॉन मेंबर के बिहाफ में प्रिंसिपल में एंटर कर सकता है, इवन इफ क्या, इवन इफ उसके लिए कोई रिटर्न अप्रूवल नहीं है। तुमको पता ही है स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो बेटा, जहाँ पे तुम लोग एक्चुअली डिलीवरी वगैरह कर रहे हो सिक्योरिटीज का, दैट इज अ स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो तुम कर रहे हो मेंबर नॉन मेंबर के बिहाफ में एज अ प्रिंसिपल कर रहा है विदाउट रिटर्न अप्रूवल, तो भी चलेगा। और लास्ट पॉइंट क्या बोला है कि अगर देखो तुम मेंबर रिलेशन कर रहा है, मतलब मेंबर का दूसरे नॉन ब्रोकर के अपना नॉन मेंबर के बिहाफ में ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो मैंने क्या बोला? रिटर्न अप्रूवल चाहिए। लेकिन हो सकता है कभी जल्दी में रिटर्न अप्रूवल नहीं दिया, वर्बल अप्रूवल दे दिया है, तो बोला 3 दिन में तुम रिटर्न अप्रूवल ले लो। तो एक बार मेरे साथ ये सब रिवाइज करो, थोड़ा टेक्निकल है। फर्स्ट, कैसे मेंबर का नॉन मेंबर से कौन सा रिलेशन होता है? प्रिंसिपल एजेंट। सेकेंड, अगर प्रिंसिपल रिलेशन चाहिए तो रिटर्न अप्रूवल होना चाहिए। थर्ड, अगर रिटर्न अप्रूवल नहीं दिया, कोई और अप्रूवल दिया, तो विदिन 3 डेज तुमको रिटर्न अप्रूवल दे देना पड़ेगा। और ये सब चीज स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, मेंबर का कौन सा रिलेशन है? प्रिंसिपल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न अप्रूवल की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? आगे जाओ। अगला, रिफ्यूजल फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये क्या है? अगर मान लो कोई कंपनी जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स को लिस्ट करने के लिए, और अगर वो स्टॉक एक्सचेंज मना कर रहा है, बोलता है मैं तेरी कंपनी के शेयर्स को लिस्ट नहीं करूंगा, डोंट यू थिंक कंपनी का राइट है टू गेट लिस्टेड ऑन सम स्टॉक एक्सचेंज? अगर वो लिस्ट करने से मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, तो उसको रीजन बताना पड़ेगा। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को रीजन बताना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज किसको रीजन बताएगा मेरे बच्चों? तो स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी को रीजन बताएगा जिसको वो रिफ्यूज कर रहा है टू रजिस्टर। तो क्या बोला इन्होंने? रिफ्यूजल फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। कहने से स्टॉक एक्सचेंज may refuse to list securities of company after recording reasons in writing. Such reasons shall be furnished.
क्लियर हो गया ये, सच रीजन शैल बी फर्निश्ड। अच्छा इसके बाद क्या बोला, सच कंपनी। अच्छा अब सुनो ना, तो तुमने कहने से कंपनी को, स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी को मना कर दिया, बोला हम तेरे को रजिस्टर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उसको रीजन दे दिया। अब कंपनी अगर दुखी है तो वो अपील कर सकता है, तो तुमको पता होगा सेबी का अपील किसके पास फाइल होता है, सैट के पास, सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास। तो अपील कर सकता है वो कंपनी किसके पास, सैट के पास। कितने दिन में, 15 डेज में कर सकता है। अगर किसी रीजन से समझो सेबी ने अपील नहीं फाइल कर पाया विद इन 15 डेज, ऑब्वियसली सेबी नहीं मतलब जो अग्रीव्ड कंपनी है वो नहीं फाइल कर पाया ड्यू टू सम रीजन, तो क्या वो 15 डेज के बाद फाइल कर सकता है? बोले यस। कब तक फाइल कर सकता है? विद इन 1 मंथ, 1 महीने में फाइल कर सकता है, विद इन 1 मंथ भी फाइल कर सकता है। अच्छा तुम्हारे मॉड्यूल में 2 चीज होगा, ये लिखा होगा इसके नीचे कि पहले ये पावर सीजी का होता है, ठीक है ना, ये तो मैंने तुमको पहले ही बोल के रखा हुआ है कि कहने से 1992 के पहले बहुत सारे पावर सीजी को होते, क्योंकि सीजी ही करता था बहुत सारे, क्या सारे। जब सेबी बन गया तो सीजी के बहुत सारे पावर्स डेलीगेट हो गए, किसको, सेबी वगैरह को, सेट वगैरह को, ऐसे। तो ऑब्वियसली अभी इसको अलग से तुमको याद रखने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ इतना ही याद रखो। तो अब मेरे साथ एक बार रिवाइज करो, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को मना कर रहा है, किस लिए मना कर रहा है, टू लिस्ट इट्स सिक्योरिटी ऑन इट्स पोर्टल, अपने स्टॉक एक्सचेंज पे करने को मना कर रहा है, तो उसको रीजन बताना पड़ेगा। और जो अग्रीव्ड कंपनी है वो अपील फाइल कर सकता है, किसके पास, सैट के पास, विद इन 15 डेज। अच्छा जेन्युइन रीजन इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर, सॉरी 1 मंथ। क्लियर हो गया ये। अगला, डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये जो सिक्योरिटी ऑलरेडी लिस्टेड है क्या उसको डीलिस्ट कराया जा सकता है? समझ रहे हो, डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी जो ऑलरेडी लिस्टेड है क्या उसको डीलिस्ट कराया, मतलब क्या स्टॉक एक्सचेंज उसको डीलिस्ट कर सकता है? इसको कंपलसरी डीलिस्टिंग बोलते हैं। मतलब समझो ना, ऐसा समझो ना, बीएसई है, बीएसई अपने पोर्टल से रिलायंस को हटा देगा, बोलेगा आज से हम तेरे शेयर्स को ट्रेड नहीं करेंगे अपने पोर्टल पे, तो इसको बोलेंगे डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये डोंट यू थिंक ये बहुत हार्श डिसीजन है? क्यों? अगर तुमने किसी स्टॉक एक्सचेंज ने और मान लो किसी कंपनी को अपने पोर्टल से डीलिस्ट कर दिया, और मान लो वो कंपनी सिर्फ उसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ये तब तो डीलिस्ट करने के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पे उसका शेयर ट्रेड ही नहीं होगा। तो डोंट यू थिंक ट्रेड नहीं होगा तो अगर शेयर होल्डर को अपने शेयर्स बेचने होंगे तो प्राइवेटली बेचना पड़ेगा, एंड ही विल बी फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दी बायर। और इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई सिक्योरिटीज को तुम डीलिस्ट कर रहे हो तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कंपनी को नहीं होगा जिसको डीलिस्ट कर रहे हो, उसके शेयर होल्डर्स को भी होगा, शायद उनको अपने शेयर्स बेचने में मुश्किल आएगी। तो बोलते हैं अगर डीलिस्ट करे तो तुमको पहले क्या देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो बोला सिक्योरिटीज कैन बी डीलिस्टेड, लेकिन उसके लिए क्या देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अच्छा अगर ये डिलिस्ट करना चाहती है सिक्योरिटीज, ठीक है, तो इन लोगों ने बोला इसके कुछ कंडीशंस है। नंबर 1, कहने से वो हार्मफुल, ये डिलिस्ट क्यों कर रहा है, तो या तो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा या तो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। मतलब क्या, अगर स्टॉक एक्सचेंज का शेयर्स लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज मतलब किसी कंपनी का शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, और वो कंपनी काम ही क्या कर रहा है बेटा, दूसरों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड करने का काम कर रहा है, पब्लिक को फ्रॉड करने का काम कर रहा है, इसलिए डिलिस्ट किया जा सकता है। और भी ग्राउंड है जो मैं नीचे पढ़ाऊंगा। अच्छा डिलिस्टिंग से अगर तुम खुश नहीं है तो अपील कर सकता है, यस। कौन कर सकता है, अग्रीव्ड बंदा। अग्रीव्ड बंदा कौन हो सकता है, या तो कंपनी जिसका शेयर्स डिलिस्ट हो गया, या तो उस कंपनी का शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम आने वाला है। किसको अपील करेंगे, सैट को। कितने दिन में अपील कर सकते हैं, 15 डेज में। और क्योंकि ये मनी रिलेटेड ऑफेंस है तो सैट को जितना जल्दी हो सके अपने डिसीजन को डिस्पोज कर देना चाहिए। तो सैट कैन डिस्पोज द डिसीजन विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने में सैट अपने डिसीजंस को डिस्पोज कर देना चाहिए, ताकि मनी रिलेटेड इश्यूज है तो ज्यादा लंबा ड्रैग नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद बोलते हैं ग्राउंड्स फॉर डीलिस्टिंग। कौन से ग्राउंड पे डीलिस्ट कराया जा सकता है, एकदम आराम से कौन से ग्राउंड पे डीलिस्ट कराया जा सकता है। नंबर 1, अगर कोई लॉस इनकर करा है। कौन से ग्राउंड पे डिलीट कराया जा सकता है, मतलब क्या, सेबी अपना स्टॉक एक्सचेंज कौन से ग्राउंड पे कंपनी के शेयर्स को डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे ग्राउंड्स ये रूल्स में दिए ग्राउंड्स। तो बोला कि कंपनी को लगातार 3 साल से लॉस हो रहा है एंड कंपनी का नेटवर्थ नेगेटिव है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड लिखा है, सुनो ना, मतलब अगर लास्ट के 3 साल से लॉस हो रहा है लेकिन नेगेटिव नेटवर्थ नहीं है, डिलिस्ट नहीं कर सकता है। ये नेटवर्थ नेगेटिव है लेकिन लॉस नहीं हो रहा है तो भी नहीं कर सकता। लास्ट के 3 साल में लॉस भी हुआ है एंड तुम्हारा नेटवर्थ भी नेगेटिव है तो डिलिस्ट कर पाएगा। फिर इसके बाद बोला ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स। सुनो ना, सस्पेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ मतलब क्या, एक कंपनी का जो शेयर्स है उसको उसका एक भी शेयर्स बाई सेल नहीं हुआ है, 6 महीने से ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट बोलता है इसको डिलीट कर दो। फिर अगर करना चाहते हो तो उसको डिलीट कर सकते हो अभी। क्यों, क्योंकि यार कोई कंपनी लिस्टेड है और लास्ट के 6 महीने से ज्यादा हो गया है और एक भी शेयर्स बाई सेल नहीं हुआ है, मतलब कंपनी काफी इनएक्टिव है, डिलीट कर सकता है। फिर बोला द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी हैज रिमेन इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। ये इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड का मतलब क्या है, सुनो, ऊपर वाले में क्या बोला था कि 6 महीने से ज्यादा हो गया, ट्रेड ही नहीं हो रहा है,
लास्ट के, और ये दूसरा पॉइंट है, ये बोलता है इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। तुम्हारे लॉ में यहाँ पे तो नहीं दिया, बट इनफ्रीक्वेंटली का जनरल मतलब बता रहा हूँ। अगर 10% से कम ट्रेड होता है शेयर्स, तुम्हारे जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उससे 10% से कम ट्रेड होता है तो इनफ्रीक्वेंटली माना जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेडिंग हो रहा है, लेकिन लास्ट के 3 साल में इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब ट्रेडिंग एकदम कम हो रहा है, 10% से कम हो रहा है, उस केस में भी उसको डिलिस्ट किया जा सकता है। फिर क्या बोलते हैं, कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर कन्विक्ट हो गया, कन्विक्ट मतलब डिक्लेयर हो गया, किस चीज के लिए, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। कौन सा नॉन कंप्लायंस, या तो सेबी एक्ट, या तो सीक्रेट एक्ट, या तो डिपॉजिटर्स एक्ट। ये डिपॉजिटर्स एक्ट में नॉर्मली हम लोग क्या पता है कि कैसे शेयर्स को डीमेट फॉर्म में रखना है एंड एवरीथिंग। तो कंपनी, या तो कंपनी का प्रमोटर या तो कंपनी का डायरेक्टर, किसमें गिल्टी प्रूव हो चुका है, सेबी एक्ट में, सीक्रेट एक्ट में, डिपॉजिटर्स एक्ट में, और ऐसा वैसा गिल्टी नहीं, कहने से उसको पेनल्टी लगा 1 करोड़ या उससे ज्यादा। अब मुझे बताओ, अगर किसी को 1 करोड़ या उससे ज्यादा का पेनल्टी लगा है, इसका मतलब उसने छोटी मोटी गलती नहीं किया होगा, एकदम बड़ी गलती किया होगा। तो बोले कि 1 करोड़ या उससे ज्यादा का पेनल्टी लगा है, ये उस सिचुएशन में भी 1 करोड़ या उससे ज्यादा का पेनल्टी लगा, तो उस सिचुएशन में उसको तुम डिलिस्ट कर सकते हैं। और जेल हुआ है तो 3 साल या उससे ज्यादा का जेल हुआ है। मतलब सोचो ना यार, अगर कोई कंपनी है या उसका प्रमोटर है या उसका डायरेक्टर है, ये 3 एक्ट, सेबी, सीक्रेट और डिपॉजिटर्स, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स से डायरेक्टली लिंक है, वैसे एक्ट में 1 करोड़ का फाइन लग गया, मतलब बहुत बड़ी गलती किया, या तो 3 साल का जेल हो गया, मतलब बहुत बड़ी गलती है। ऑब्वियसली कंपनी को जेल नहीं होता है, जेल तो प्रमोटर डायरेक्टर को होता है, तो 3 साल या उससे ज्यादा का जेल हो गया, तो ये सब बहुत बड़ी गलती बोलते हैं। ऐसे सिचुएशन में स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी के शेयर्स को अपने ऊपर से डिलिस्ट कर सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद कंपनी का या प्रमोटर का या डायरेक्टर का एड्रेस पता ही नहीं है या तो फॉल्स है। ये ऐसा क्यों होगा कि कंपनी का, प्रमोटर का, डायरेक्टर का एड्रेस या तो पता ही नहीं है या तो फॉल्स है? ये नॉर्मली ना हवाला ट्रांजैक्शंस के लिए कितनी बार कंपनी बनाया जाता है, शेल कंपनी बनाया जाता है, और उसके थ्रू बिजनेस रूट करते हैं ऑब्वियसली। तो जो प्रमोटर का एड्रेस होगा वो फॉल्स ही होगा, क्योंकि किसी दूसरे का नाम यूज होता है, ठीक है। और डायरेक्टर कंपनी का जो भी एड्रेस है फॉल्स ही होता है, क्योंकि ये सब डमी कंपनीज होती है। ऐसे केस में ऑब्वियसली डिलिस्ट कर सकता है। और या तो शेयर होल्डिंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नीचे गिर गया है। तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये बात, 25% नेट, मतलब जो प्रमोटर का होल्डिंग है मैक्सिमम 75% हो सकता है, और जो पब्लिक होल्डिंग होता है जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सब लोग आते हैं, इनकी होल्डिंग कम से कम 25% होनी चाहिए। क्या बोला मेरे बच्चों मैंने, इनकी होल्डिंग कम से कम 25% होनी चाहिए। अब ना कभी कभी क्या होता है, इनकी होल्डिंग इसके नीचे भी चली जाती है, 25% के नीचे चली जाती है, और इन लोग अपनी होल्डिंग को वापस से इंटैक्ट नहीं कर पा रहे 25% पे, तो गवर्नमेंट शेयर्स को डिलिस्ट कर देगा। लॉजिकल भी है यार, जब तेरे में 25% शेयर होल्डर्स भी नहीं है, सारे प्रमोटर्स ही है, तो तेरे को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने की जरूरत क्या है, ऐसे ही रहे, तो बोला डिलिस्ट कर सकता है। तो 6 ग्राउंड डिलिस्टिंग का मैंने आप लोग को बता दिया। लास्ट के 3 साल में लॉस हुआ है एंड नेगेटिव नेटवर्थ है। लास्ट के 6 महीने से ज्यादा में एक बार एक भी शेयर्स बिका नहीं है, या तो लास्ट के 3 साल में शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, या तो जेल हुआ है प्रमोटर डायरेक्टर को, या तो कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर को फाइन लगा, वो 3 एक्ट में। अच्छा कितना, 1 करोड़ या तो जेल 3 साल या उससे ज्यादा, या तो कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर का एड्रेस गलत है, या तो दिया पता ही नहीं है कौन सा एड्रेस है, या तो शेयर होल्डिंग मिनिमम पब्लिक होल्डिंग के नीचे गिर चुका है। ये पॉइंट है। टाइटल ऑफ डिविडेंड, इन नेक्स्ट क्या बोलता है सुनो, अगर मान लो आपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, शेयर्स ट्रांसफर कर दिया, और वो जो शेयर्स आपने ट्रांसफर किया है उसके ऊपर डिविडेंड किसको मिल गया, आपको ही मिल गया। समझ रहे हो, शेयर्स आपने ट्रांसफर कर दिया है तो डिविडेंड किसको मिलना चाहिए था, ट्रांसफरी को, लेकिन मिल किसको गया, ट्रांसफरर को। क्या अब ट्रांसफरर से डिविडेंड क्लेम कर सकता है? मतलब देखो ना, मेरा एक दोस्त है धन्नू, धन्नू को मैंने शेयर्स ट्रांसफर कर दिया है, तो डिविडेंड किसको मिलना चाहिए था, धन्नू को, लेकिन मुझे मिल गया, तो क्या धन्नू मेरे से क्लेम कर सकता है? बोला यस कर सकता है, लेकिन कब, जब धन्नू 15 डेज में आता है मेरे पास, ठीक है, जब धन्नू 15 डेज में रिकॉर्ड डेट से मेरे पास आता है और बोलता है भाई मेरा जो डिविडेंड था ना वो डिविडेंड तू मेरे को दे दे, अगर वो आता है मेरे से क्लेम करता है 15 डेज में, कहाँ से 15 डेज, रिकॉर्ड डेट, कौन सा रिकॉर्ड डेट से, डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट से 15 डेज में आता है, और मेरे को बोलता है, मान लो डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 4 मार्च, तो 19 मार्च तक आता है, तो कहने से मुझे वो डिविडेंड उसे देना ही पड़ेगा। क्लियर है ये, क्लियर है ये। अच्छा अगर 15 डेज के बाद आता है, क्लेम करता है मेरे से, मैं मना कर सकता हूँ, और वो धनु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मतलब सुनो ना, अगर समझो 15 डेज खत्म हो गया, लेट्स से 4 मार्च को रिकॉर्ड डेट था डिविडेंड का, मैंने शेयर उसको ट्रांसफर किया, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड मेरे को ही दे दिया। अब धनु 19 मार्च के बाद आ रहा है, मुझे क्या बोल रहा है कि यार मेरा डिविडेंड दे, मैं बोला मैंने लिया है लेकिन मैं दूंगा नहीं, तेरे को जो करना है कर। अब वो लीगली भी मेरे से वो डिविडेंड रिकवर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 15 डेज का जो टाइम लिमिट दिया है एक्ट में वो पास हो चुका है। लेकिन कभी कभी है ना 15 डेज का टाइम लिमिट गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देता है, मतलब तुमको 15 डेज से ज्यादा टाइम लिमिट दिया है टू क्लेम द डिविडेंड अमाउंट। अच्छा ये एक्सटेंड कौन से केस में होता है,
पहला, अगर समझो धनु ने मेरे को पोस्ट के थ्रू भेजा है और पोस्ट का डिले हो गया है, तो जो भी डिले हुआ है पोस्ट का वो इग्नोर कर दिया जाएगा, मतलब उतना एडिशनल डे मिलेगा। मान लो 5 डेज पोस्ट का डिले हो गया, तो कहने से 15 प्लस 5 डेज में भी अगर मेरे से क्लेम कर रहा है दैट इज पोस्ट का डिले पीरियड से, तो वो पीरियड विद इन 15 डेज ही माना जाएगा, वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये अगर लॉस्ट और थेफ्ट हो गया था, मान लो उसका जो सर्टिफिकेट है वो चोरी हो गया जिसके बेसिस पे वो मेरे से क्लेम करता, अब उसने पुलिस कंप्लेन किया होगा और वो रिकवर होने में 1 महीना लग गया, तो कहने से वो मेरे से 1 महीना प्लस 15 डेज में क्लेम कर सकता है, मतलब उतने पीरियड से एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, मान लो धन्नू मर गया और उसके 2 बच्चे, दोनों में डिस्प्यूट हो रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट का केस सेटल होने में 2 महीना चला गया, तो 2 महीना प्लस 15 डेज में मेरे से क्लेम कर सकता है। सिंपल है। तो मेरे को बताओ यहां तक क्या बोला मैंने कि अगर ट्रांसफरर ने शेयर्स ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफरी को, लेकिन उस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिलना होता है वो किसको मिल गया, ट्रांसफरर को, तो ट्रांसफरी ट्रांसफरर से डिविडेंड क्लेम कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 15 डेज में। अच्छा, ये 15 डेज एक्सटेंड हो सकता है, यस, 3 सिचुएशन में। एक तो डिले अगर पोस्ट की वजह से हुआ है तो भी एक्सटेंड हो जाएगा ये। अच्छा, कितना, तो पोस्ट की वजह से अगर डिले हुआ है तो जो भी डिले पीरियड है प्लस 15 डेज मिलेगा, या तो लॉस्ट और थेफ्ट की वजह से हुआ है तो जो भी टाइम गया था रीस्टोर करने में शेयर सर्टिफिकेट वगैरह को, वो पीरियड प्लस 15 डेज मिलेगा। अगर लीगल डिस्प्यूट की वजह से डिले हुआ है तो जो भी डिस्प्यूट सेटल होने में टाइम गया है प्लस 15 डेज मिलेगा। लेकिन मान लो अगर कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर करने से ही मना कर दिया है, अब ऑब्वियसली इसमें गलती ट्रांसफरर की होगी तो मजा ट्रांसफरर को नहीं मिल सकता है, तो बोला ये जो 15 डेज का रिस्ट्रिक्शन है ये अप्लाई नहीं होगा अगर कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर करने से मना कर दिया। मतलब उस केस में 15 डेज के बाद भी अगर ट्रांसफरर से आके क्लेम करता है तो कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वगैरह का क्वालिफिकेशन ये सब मैं सेबी में पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, और मैंने बाकी तो यहाँ पे कवर कर दिया है। अच्छा सुनो ना, अब पेनल्टीज आप रीड करना, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट फॉर यू, क्योंकि ये तो कैसा है कि आपको पता ही है, वो एक बार रीड करना है। ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा। देखो, सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। सुनो, अगर कोई पर्सन है जिसके ऊपर कहने से कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुका है, ठीक है, या तो इनिशिएट होने वाला है या तो इनिशिएट हो चुका है, तो उसे पता है कि यार मैं गलत ही हूँ, वो सोच रहा है झगड़ा लड़ाई करके क्या मतलब है, तो वो सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है मतलब सेटलमेंट डिपार्टमेंट को। अच्छा, सेटलमेंट के लिए अप्लाई करेगा तो इससे फायदा क्या होगा। अब देखो, अगर मैं डिपार्टमेंट से लड़ता हूँ, डिपार्टमेंट बोलेगा देख तेरे को मैं 2 करोड़ रुपये फाइन लगाऊंगा, अब मेरे ऊपर या तो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुका है या तो प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाला है, मैं सोचा यार झगड़ा लड़ाई करके मतलब नहीं है, मैं तो हार ही जाऊंगा, एक काम करता हूँ गिड़गिड़ाता हूँ, मतलब गलती हो गया, मुंह से निकल गई भैया, गलती से निकल गई भैया, अब मेरे को माफ कर दो, तो माफ तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, माफी के लिए मैं जा भी नहीं रहा हूँ, मैं सेटलमेंट के लिए जा रहा हूँ। बोलूंगा थोड़ा कम पेनल्टी लगाओ, बोलेगा ठीक है 2 करोड़ रहता है ना, मैं तेरे को सिर्फ 50 लाख का फाइन लगाऊंगा, तो ऐसा सेटलमेंट कर सकता है। लेकिन अगर मैं सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को राइटिंग में अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा, सेटलमेंट के लिए अगर मैं जा रहा हूं तो उस केस में क्या होगा ना, सेबी क्या क्या कंसीडर करेगा, तो सबसे पहले सेबी ये देखेगा कि क्या नेचर ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब जो एप्लीकेशन में कर रहा हूं ना वो किस नेचर का है, कैसा डिफॉल्ट है। अच्छा, फिर इस डिफॉल्ट का क्या इंपैक्ट है, मान लो मेरे डिफॉल्ट की वजह से पूरे पब्लिक एट लार्ज, इन्वेस्टर एट लार्ज को प्रॉब्लम हुआ है, तो कैसे मेरे को लात मार के भगा दिया जाएगा और मेरे को सेटलमेंट में कोई हेल्प नहीं किया जाएगा। अच्छा, अमाउंट ऑफ पेनल्टी देखेंगे कितना, अगर बहुत ह्यूज पेनल्टी है तो अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे उसको मतलब सेटलमेंट के लिए रिलीफ देना है कि नहीं, क्योंकि ये सब ग्रेव ऑफेंसेस में नॉर्मली सेटलमेंट डिपार्टमेंट शायद ना करे, या तो और बाकी सब टर्म्स एंड कंडीशंस देखा जाएगा। तो कहने से देखेंगे नेचर ऑफ एप्लीकेशन, मतलब किस नेचर का एक डिफॉल्ट है, उसका डिफॉल्ट का क्या इंपैक्ट है, क्या अमाउंट इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें, उसके बाद सेटलमेंट करना है कि नहीं सेबी डिसाइड करेगा। अच्छा, मेरी बात सुनो, अब तुमने सेटलमेंट में मैटर सेटल कर लिया, बाद में जाके तुम अपील कर सकते हो क्या, ऑब्वियसली नॉट। झाड़ू खाएगा तुम गवर्नमेंट से, बोलेगा एक तो हमारे पास सेटलमेंट के लिए आया था, मतलब तुम अपना गलती एक्सेप्ट कर रहा है तभी तो सेटलमेंट के लिए आया है, और बाद में हमने तुमको 50 लाख बोला तो उसके अगेंस्ट भी अपील करने जा रहा है, नहीं कर सकता है। तो एक बार कोई मैटर तुमने सेटल किया तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकता है। क्लियर है। अगला, रिकवरी ऑफ पेनल्टी। ए पेनल्टी को रिकवर किया जा सकता है क्या, सुनो मेरी बात, पेनल्टी को रिकवर किया जा सकता है क्या, बोले यस, पेनल्टी को आप रिकवर कर सकते हो, ऑब्वियसली करेंगे ही डिपार्टमेंट। अगर पेनल्टी हमने लगाया है और आप पेनल्टी नहीं पे कर रहे हो, मतलब डिपार्टमेंट आया और मिस्टर एक्स के ऊपर पेनल्टी लेवी किया, अब वो पेनल्टी लेवी किया, ऑब्वियसली उसने अपील भी नहीं किया लेकिन पेनल्टी भी नहीं दे रहा है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, नॉर्मली क्या करता है वही करेगा, अटैच कर देगा प्रॉपर्टी।
अटैच कर देगा मतलब तुम उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है। उसके बाद क्या करेगा, अगर इमोवल प्रॉपर्टी तो उसको बेच भी देगा वो। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी को फ्रीज कॉन्फिस्केट कर सकता है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, कॉन्फिस्केट कर सकता है, बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। अब ये मैं अंदर जाके नहीं समझा रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट टैक्स और बाकी सब लॉ में ये सुनते रहते हो। अच्छा, इसके बाद कैन अपॉइंट रिसीवर फॉर द सेल ऑफ असेट। रिसीवर क्या होता है, देखो अब यार इमोवल प्रॉपर्टी को तुम सेल करना है, तो सेल करने के लिए जो पर्सन को अपॉइंट करते हैं, जो सेल करके पैसा आता है और गवर्नमेंट को दे देता है, इसको बोलते हैं रिसीवर। ठीक है, रिसीवर का काम क्या होता है, उसका काम एस्टेट एजेंट जैसा ही होता है, मतलब लेकिन वो एजेंट नहीं हुआ ना, गवर्नमेंट का बंदा अपॉइंट होता है, तो वो क्या करता है, असेट को बेचता है और जो भी पैसा मिलता है गवर्नमेंट को दे देता है। अच्छा, रिकवरी ऑफिसर भी अपॉइंट कर सकते हैं। रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा, यार अभी मैं तुमको बोला ना, ये प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये सब काम कौन करता है, रिकवरी ऑफिसर करता है, ठीक है, गवर्नमेंट का। अच्छा, अब मान लो रिकवरी ऑफिसर गया मूवेबल प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने के लिए, मान लो गोल्ड वोल्ड है, उसको लेके आना चाहता है, ये तो उस केस में अगर वो रोके तो उसके लिए असिस्टेंस ले सकते हो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का असिस्टेंस ले सकते हो मतलब किसका, तो पुलिस का हेल्प ले सकते हो, ठीक है, पुलिस जाएगा साथ में और तुमको हेल्प करेगा असेट लेने में। क्लियर है। कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस। कंपोजिशन वर्ड का दो मतलब है। अगर मान लो कहीं पे फाइन और इम्प्रीजनमेंट है, तो इम्प्रीजनमेंट को हटा के डिपार्टमेंट तुमसे सिर्फ फाइन भी चार्ज कर सकता है, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग या तो कंपोजिशन ऑफ द ऑफेंस। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कंपोजिशन में, सिर्फ फाइन है लॉ में, इम्प्रीजनमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में फाइन अमाउंट को ही कम कर देंगे, इसको भी कंपोजिशन बोलते हैं या कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो इसको मैं भी सिंपल लैंग्वेज बोलूँ ना, तो कंपोजिशन या कंपाउंडिंग को दो वर्ड से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। एक, अगर जेल है तो जेल हटा के सिर्फ फाइन लगा देना उसकी जगह पे, या तो सिर्फ फाइन है तो फाइन को कम करना है, ये दोनों कंपाउंडिंग है। क्या सारे ऑफेंस कंपाउंड हो सकते हैं, आंसर इज नो। जहां पे लॉ में लिखा है इम्प्रीजनमेंट ओनली, समझो मेरी बात, जहां पे लॉ में लिखा है इम्प्रीजनमेंट ओनली या दूसरा फाइन एंड इम्प्रीजनमेंट, ये दोनों सिचुएशन में कंपाउंड नहीं किया जा सकता ऑफेंस को। अच्छा, तो कहने से तीन ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है, जहां पे फाइन ओनली लिखा है, फाइन और इम्प्रीजनमेंट लिखा है, फाइन और इम्प्रीजनमेंट और बोथ लिखा है, वहां पे कंपाउंड हो सकता है। पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, सुनो अभी अभी क्या होता है ना, कभी कभी तुमने गलती कर दिया, रात को सोने जा रहे हो, अब तुमको अंदर से डर लग रहा है कि मैंने गलती कर दिया है और मेरे ऊपर अब केसेस चलने वाले हैं, ठीक है, अब मैं फंस जाऊंगा, मैं मरूंगा। अब तुमको तुम्हारे ऊपर केसेस चालू नहीं हुआ है, लेकिन तुमको डर लग रहा है, तो तुम क्या सोचेगा, तुम सोचेगा मैं सामने से जाके बोल देता हूँ सेबी को गलती हो गया, अब आगे से नहीं करूंगा। अगर सेबी मुझे माफ करना चाहता है तो सेबी माफ कर देगा, सजा देना चाहता है तो सजा दे देगा, मतलब तुम्हारा अंतरात्मा जाग चुका है। अब ना अगर तुम जा रहे हो सेबी के पास, ठीक है, और सेबी को बोल रहे हो, सेबी को क्या बोल रहे हो कि सेबी मेरे से गलती हुआ था, आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करो, इसके पहले मैं ही आपको बता देता हूँ कि मेरे से गलती हो गया, आप प्लीज मेरे को माफ कर दो। अब सेबी की मर्जी है, सेबी तुमको माफ करना चाहता है कि नहीं। अच्छा, सेबी अगर माफ नहीं करना चाहता तब तो तुम्हारे ऊपर प्रोसीडिंग चालू हो ही जाएगा। सेबी माफ करना चाहता तो सेबी खुद माफ नहीं करेगा, सेबी किसको रिकमेंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा तुम्हें माफ करना है या नहीं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी बाइंडिंग नहीं अगर सेबी ने रिकमेंड किया तो, ये मतलब तुमको यहाँ पे दो फिल्टर सिस्टम से जाना पड़ेगा। नंबर वन, कहने से पहले तो कौन सेटिस्फाई होना चाहिए, पहले तो कौन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो पहले तो सेबी सेटिस्फाई होना चाहिए, और उसके बाद सेबी सेटिस्फाई हो भी गया तो सीजी को रिकमेंड करेगा, और सीजी भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि तुमको इम्यूनिटी देना है। अगर दिया तो तुम्हारे ऊपर कोई केसेस प्रोसिक्यूशंस नहीं चलेंगे। तो बेटा ये तुम्हारा ऑलमोस्ट 80-85% मसाला मैंने पूरा कवर कर दिया पढ़ाते हुए। अब करना क्या है, अब मैंने आपको ये रिवाइज करवा दिया। आई हैव ट्राइड टू सेव योर टाइम जितना हो सके। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें मेजॉरिटी चंक आपका कंप्लीट कर दिया है। अब एक बार जब ये पूरा पढ़ लिया ना, मेरा नोट्स है आपके पास, एक बार सिर्फ उसको एक बार घुमा लेना आप, और उसके बाद देखना आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो। मैं और भी वीडियोज़ के साथ आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।